गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दिए फिर हम स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? कोई इको वगैरह तो नहीं हो रही वॉइस में? स्टार्ट किया जाए। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो नए जुड़े हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे दूं। सब्जेक्ट का जो नाम है वो है जीके एंड करंट अफेयर्स। ये जो सब्जेक्ट हमने कराया था ये है जीके एंड करंट अफेयर्स, प्लस इसमें इकोनॉमी के भी कुछ टॉपिक कराए थे। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, उसके बाद फिर हम टॉपिक शुरू करें। तो जीके एंड करंट अफेयर प्लस इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट, इसमें स्टैटिक जीके भी आ जाता है। जैसे कई एग्जाम में स्पोर्ट्स के टॉपिक आएंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स आएगा, साइंस एंड टेक पूछेगा, डिफेंस पूछेगा, भारत में पहले कौन थे, इन्वेंशन, इन्वेंटर, जनरल जो क्वेश्चन आता है जीके के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, देखो वो तो नहीं चेंज होगा, स्टैटिक जीके तो वही रहेगा। तो ये वाला बैच हमने अगस्त में कंप्लीट किया था। सीजी पीडीटीएम का पेपर सितंबर फर्स्ट वीक में जो कैंसिल हुआ, तो ये हमने 20 अगस्त के आसपास हमने ये बैच कंप्लीट किया था। तो जो भी अब एग्जाम हो रहे हैं, जैसे सीएसआईआर का पेपर होगा, आरओ एआरओ का पेपर होगा, सीजी पीडीटीएम 21 दिसंबर को डेट आ गई प्रीलिम्स की, एयरपोर्ट अथॉरिटी होना है। तो स्टैटिक जीके में तो हम कुछ नहीं चेंज करेंगे ना, ये तो वही रहने वाला है। जो इकोनॉमी के टॉपिक पढ़ा चुके हैं, बैंकिंग वगैरह, उनको भी चेंज नहीं करना, क्योंकि अगस्त से लेके अभी तक में तो कुछ नहीं बदल गया इसमें। करंट अफेयर जो मैंने आपको कराया था उस समय, वो मैंने 20 अगस्त तक जब कराया था, इसको ध्यान में रख के कराया था। अब हमें क्या करना है, करंट अफेयर में यही एक पॉइंट है कि टाइम टाइम पे हमें इसको अपडेट करना होता है। हर मंथ और डेली करंट अफेयर अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, 2-3 महीने में जाके डाटा इकट्ठा होता है, तब जाके उसकी जरूरत पड़ती है। तो जो मैंने सारे बैचेस, जो भी हमारे आरोहण पे बैचेस चल रहे हैं, जिसमें भी जीके करंट अफेयर आता है, उन बच्चों को पहले ही मैंने एश्योर कर रखा है। और मैंने ये भी कहा था कि यूट्यूब पर भी ये क्लास, अपडेशन वाली क्लास मिल जाएगी। तो करंट अफेयर टाइम टाइम पे जो अपडेट मैं कर रहा हूँ, वो लेक्चर आपका सारे कोर्सेज के लिए ओपन कर दिया है, जिसमें भी ये सब्जेक्ट आता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर 50 घंटे जीके करंट अफेयर क्या पूरा फिर से रिपीट होने वाला है। फिर से रिपीट क्यों करना है? स्टैटिक जीके तो नहीं बदलेगा, जो अगस्त तक का पढ़ा चुके हैं वो तो नहीं चेंज होने वाला है। हमें इसमें क्या करना है, अभी जैसे मैं अपडेशन शुरू कर रहा हूँ, तो सीजी पीडीटीएम 21 दिसंबर को है, तो इसलिए मैंने अभी हिस्ट्री की क्लासेस को रोक के करंट अफेयर को कंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि हिस्ट्री जो जो बैच वाले पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर उनके लिए भी कॉमन है। हिस्ट्री जो बच्चे पढ़ रहे थे, करंट अफेयर तो उनको भी पढ़ना है। तो जितने लेक्चर कंप्लीट होते जाएंगे, फिर उनको तो रिपीट नहीं करना हमें। तो अभी अब मैं जो अपडेशन करूंगा, अब मैं हम इसमें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, अभी फिलहाल ये 3 मंथ का जो अपडेशन है, इसका 3 मंथ का जो अपडेशन है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और आरोहण पे 3 महीने की कंपाइलेशन वो ऑलरेडी निकल चुकी है। 3 मंथ की कंपाइलेशन भी हमने रिलीज की थी, कुछ लोगों ने उसको पढ़ भी रखा होगा। और जो मुझे क्लासेस करानी है, प्लस जो मुझे अपनी पीडीएफ देनी है, वो 3 मंथ कंपाइलेशन अलग चीज है। जैसे मैगजीन आती है मार्केट में, उस तरह की चीज है। जो मुझे आपको पीडीएफ देनी होती है, पहले भी मैंने 20 अगस्त तक जब पढ़ाया था, इसकी पीडीएफ सब दे रखी है। और इसके बाद भी एक पीडीएफ डाली थी जिसमें पार्लियामेंट का टॉपिक था पहला, 20 अगस्त में जब पढ़ाया था, उसमें पीडीएफ 1, पीडीएफ 2 ये सब पड़ी हुई थी। एक पीडीएफ मैंने इस वीडियो मतलब क्लास बैच के बाद में एक दी थी, उसका वीडियो अभी नहीं हुआ था, वो सब डिस्कशन भी अब आ जाएगा। तो अभी मुझे आपको जो पढ़ाना है, मुझे आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का अपडेशन कराना है फिलहाल। 21 दिसंबर को पेपर है, तो आप मान के चलो नवंबर तक का डाटा आपके मतलब का है सीजी पीडीटीएम में। इस मंथ में 2 पेपर जो हम बैच चला रहे थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सीजी पीडीटीएम, इस मंथ में दोनों हो जाने हैं। तो करंट अफेयर हमें पहले कवर करना जरूरी है, क्योंकि दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। सीजी पीडीटीएम वाले बच्चे खासकर, मैंने बोला था कम टाइम मिल रहा है, कल मैंने वीडियो भी डाला था यूट्यूब पे इसके ऊपर, कि एप्टी रीजनिंग, जनरल साइंस, आईपी के टॉपिक, इनको पहले कवर कर लेना, क्योंकि लिमिटेड एरिया है, वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। करंट अफेयर बहुत वास्ट एरिया है, और मैं शुरू से कह रहा हूं कि एग्जाम की डेट का वेट करने की बजाय पढ़ते रहो लगातार। एग्जाम की डेट आ जाएगी, हो सकता है बहुत टाइम ना मिले। वो थोड़ा इन लोगों ने कंफ्यूजन कर दिया कि जब जनवरी में इन्होंने ऑफिसर ने इनके बोल दिया था, नहीं तो ये पेपर दिसंबर, हम लोग पहली बार जब वीडियो मैंने बोला दिसंबर, मैंने कहा था दिसंबर तक
होने की उम्मीद है। पर इतने शॉर्ट नोटिस में 10 ही दिन के नोटिस में एग्जाम कराना ये ठीक नहीं था तरीका, इसमें प्रॉब्लम थी। खैर जो भी अब डेट आ गई है, अब उसमें दिमाग लगाए बिना अपनी तैयारी करें। और तैयारी ऐसा नहीं कि आप 21 तारीख डेट आने के बाद तैयारी शुरू कर रहे हैं, तैयारी आप लगातार करते हुए चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। आप लगातार इतने समय से पढ़ रहे हैं, 4 साढ़े 4 महीने का समय मिल चुका है अब तो। पहले 1 ही डेढ़ महीने में तैयारी कर रहे थे, अब तो 3-4 महीने से ऊपर का समय मिल चुका है और सबके लिए उतना ही टाइम है। जो बच्चे सिंसियरली बात को फॉलो करके तैयारी लगातार कर रहे थे, वो अच्छी पोजीशन में होंगे अभी। जिनको लगातार मैं बोल रहा था तैयारी मत छोड़ना, बीच में गड़बड़ नहीं करना, एग्जाम की डेट कभी भी आए तैयारी करते रहो, नहीं तो एग्जाम की डेट आ जाएगी, फिर उतना समय नहीं मिलेगा। मैं बार-बार इस बात को शुरू से कह रहा था कि एग्जाम की डेट आना फिर तैयारी मत शुरू करना। अब एग्जाम जब आएगा और तैयारी बहुत समय नहीं होगा, तो जो टाइम आपको मिला था वो सरप्लस मिला था। हाँ, ट्रैवलिंग वगैरह की दिक्कत आ सकती है, टिकट नहीं मिले, कोई बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहा है, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही, ये सब प्रॉब्लम तो है क्योंकि उन्होंने 10 ही दिन के अंदर ये बोला कि हम एग्जाम कराएंगे। पर तैयारी कोई एक डेट को देख के कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। तैयारी तो ऑलरेडी सब लोगों की चल रही है, ठीक है, और अच्छा समय मिला है तैयारी करने का। तो जीके करंट अफेयर इकोनॉमी 20 अगस्त तक जो मैं पढ़ा चुका हूँ, अब उसके आगे के जो टॉपिक आए हैं, जैसे नए नोबेल प्राइज आ गए, नया अपडेशन वगैरह आ गया, अब वो मैं कराता चल रहा हूँ। इसके बाद जनवरी में फिर करंट अपडेशन होगा। अभी तो करंट अपडेशन की क्लासेस चलेंगी, जनवरी में फिर करंट अपडेशन होगा, वो आपके फरवरी वगैरह के एग्जाम को कवर करेगा। तो करंट अपडेशन के लिए आप निश्चिंत रहें, टाइम टाइम पर हर 2 महीने 3 महीने में जैसी ऐसी जरूरत होगी करंट अफेयर क्लासेस चलती रहेंगी। हर महीने और हर हफ्ते करंट अफेयर एक्सपेक्ट मत करिए, जरूरत भी नहीं है। करंट में जितना अपडेशन आ रहा है 2 महीने का, 2.5 महीने का, जैसे जैसे एग्जाम की डेट आएंगी करंट अपडेशन उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब जो नए बच्चे हैं वो ये मत सोचिए कि मैं 3 दिन में पूरा करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं फिर से सारा का सारा, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं इतना। अब जो अपडेशन करना है, जो नए टॉपिक आए हैं उस पर हमें बात करनी है। पूरी बात क्लियर। अब हम एक भी मिनट वेस्ट किए बिना टॉपिक शुरू करें। तो अभी जो मैंने शेड्यूल बनाया है आपका, आज कल परसों 3 दिन लगातार हिस्ट्री क्लास नहीं है, करंट अफेयर ही चलेगा, क्योंकि हिस्ट्री वालों को भी पढ़ना है ये तो। 12 13 14 तीनों दिन करंट अफेयर है। क्लास 7:30 इवनिंग ही रखेंगे क्योंकि कुछ ऑफिस वाले बच्चे भी हैं। इवनिंग रहेगी तीनों दिन, 6:30 पहले मैंने सोचा था, 7:30 रखेंगे तीनों दिन। और आईपी की 2 क्लासें, एक कल 11:30, एक परसों है। आईपी में पूरा पढ़ा रखा था मैंने, पिछली बार भी काफी क्वेश्चन आपके आईपी वाले वहीं से आ गए थे। आरोहण पे टेस्ट सीरीज जो कराई थी, वो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, यूट्यूब पे भी कराए थे। आईपी के तो काफी क्वेश्चन फंस गए थे। कुछ आपकी डिमांड थी पेटेंट एक्ट वगैरह में सेक्शन वगैरह बता दीजिए। तो कल 11:30 जब क्लास करेंगे, मतलब 13 तारीख को, 13 और 14 11:30 पर आईपी की क्लास चलेगी और इवनिंग आपका करंट अफेयर चलेगा। तो मेरा जो रोल है, मेरी जो ड्यूटी है, वो जो मैंने कमिट किया है वो पूरा ही कराऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी 2 ही पॉइंट आपने डिमांड किए थे, करंट अपडेशन वो हम आज शुरू कर रहे हैं, और आईपी के लिए 2 क्लास, 2 से ज्यादा जरूरत नहीं, वैसे तो एक ही क्लास में सेक्शन वगैरह बता देंगे। एक क्लास मैंने और रखा है, कुछ पूछना हो, कोई पॉइंट हो, कुछ आपको और जानकारी चाहिए तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो 12 13 14 3 दिन लगातार 7:30 करंट अफेयर चलेगा, 6:30 नहीं 7:30 चलेगा इवनिंग। और कल और परसों 13 और 14 में 11:30 चलेगा आपका आईपी वाला टॉपिक, जो सेक्शन वगैरह की आप डिमांड कर रहे थे, ठीक है। टॉपिक शुरू करें। एक मैंने पीडीएफ आपको दी थी, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ अभी क्लास के बाद अवेलेबल हो जाएगी। यूट्यूब पे भी लिंक डाल दूंगा मैं, और जो आरोहण एजुकेशन ऐप पे बच्चे हैं फोल्डर में मिल जाएगा। पुरानी पीडीएफ कुछ लोगों को नहीं मिल रही है, आप आरोहण एजुकेशन ऐप पर चले जाइए, पीडीएफ सब पड़ी हुई है करंट अफेयर की। और एक पीडीएफ नहीं है, मेरी बनाई हुई कम से कम 3 पीडीएफ पड़ी होंगी। जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे पिछली बार वो भी पड़े हुए हैं, पीडीएफ भी पड़ी है, वीडियो भी पड़ा है। जनरल साइंस के क्वेश्चन करवाए थे, वीडियो भी पड़ा है, पीडीएफ भी पड़ा हुआ है। तो फोल्डर में जाके पीडीएफ वगैरह सब पड़ी हुई हैं, पीडीएफ सबके लिए ओपन है। पीडीएफ के लिए कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर जो एनरोल होगा बैच में क्या वही निकाल सकता है, पीडीएफ सबके लिए ओपन है। पीडीएफ कोई पेड कोर्स नहीं है, पीडीएफ सबके लिए है। टेलीग्राम पे भी डालता हूं मैं हमेशा। पर जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूं मैं, आरोहण ऐप पर जाकर फोल्डर से भी निकाल सकते हैं, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे वहां भी मिल जाएगा, पर पुराना सर्च करना पड़ेगा, बेटर है ऐप से निकाल लो, ठीक है। शुरू करें अब बात। तो ये वाली पीडीएफ मैंने बताया पिछली बार आपको दी थी, अभी फोल्डर में फिर से जो इसमें टॉपिक ऐड किए हैं मैंने, एडिशन वाला मैं दे दूंगा, पुराने वाले को रिप्लेस करके ये वाली पीडीएफ में उसमें उसकी जगह प्लेस कर दूंगा, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पुरानी वाली पीडीएफ जो है उससे ज्यादा टॉपिक इसमें जोड़ दिए हैं मैंने। तो उसकी जगह रिप्लेस करके जो ये वाली पीडीएफ थी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाली,
उसको रिप्लेस करके मैं इसको अपडेट कर दूंगा फोल्डर में, यूट्यूब में लिंक में भी चला जाएगा। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले अभी हाल ही में आपने देखा कि नई पार्लियामेंट में शिफ्ट हो गया है सब कुछ। लोकसभा, राज्यसभा, पुरानी बिल्डिंग जो थी कई साल से पेंडिंग था कि वो अपडेट किया जाए, उसको रिनोवेट किया जाए, स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका था। तो एक प्रोजेक्ट चला है, बल्कि सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, ये जो इधर का एरिया है, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट, ये पूरा एरिया ही अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया ही डेवलप हुआ है। और पहले भी मैंने कई बार सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते कई सब्जेक्ट में चर्चा की है। ये पहले भी आपने सुना है, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कई कंपनियां इसमें वर्क कर रही हैं। पार्लियामेंट हाउस वगैरह जो बनना था, टाटा को भी काफी काम मिला था इसमें। तो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर अशोक चिन्ह लगाया था। तब भी मैंने आपको बताया था जीके में नेशनल सिंबल पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, तब भी इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया था हमने कि जो सारनाथ लॉ एंड कैपिटल से अशोका चिन्ह लिया है, नेशनल एम्बलम जो हमारा लिया गया है, वो नेशनल एम्बलम लगाया ना पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर। और सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ने आसपास का काफी हिस्सा डेवलप किया गया, कई सारी बिल्डिंगें वगैरह नहीं बनी हैं। तो इसमें कई कंपनियों का काम है। पार्लियामेंट बिल्डिंग वाले में मेन काम टाटा का है, टाटा को मेन ऑर्डर मिला था। उसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो आसपास पूरे एरिया को डेवलप कर रही, बिल्डिंग्स वगैरह बना रही हैं। अब क्वेश्चन आता है, नई पार्लियामेंट बनी है तो भाई इंडिया के लिए बड़ी खबर है, क्वेश्चन आ सकता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, सबसे पहला क्वेश्चन, इसके आर्किटेक्ट कौन है? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसके आर्किटेक्ट कौन है? तो जो हम करंट पढ़ रहे हैं, देखो मैं सारे कोर्सेज के लिए बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले हो, CSIR वाले हो, UPPSC RO वाले हो, सबके लिए कॉमन एरिया है ये सब टॉपिक सारे एग्जाम के लिए कॉमन है। ये मत पूछेगा ESC में आएगा कि नहीं, ESC में स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आ रखे हैं, सबके लिए कॉमन है जो आप पढ़ रहे हो। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसके आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। एक क्वेश्चन तो देखो यही हो गया, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनी है इसके आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल। बिमल पटेल, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग आर्किटेक्ट बिमल पटेल। अब पार्लियामेंट जो बनी है इसमें लोकसभा और राज्यसभा, अब ये हाउस अगर आप देखोगे, लोकसभा में जो कलर कॉम्बिनेशन है सीटों का, जिस तरह से लोकसभा बनी है वो पिकॉक थीम पे बनी है। मेनली 3 थीम इस्तेमाल हुई है, पिकॉक थीम, लोटस थीम और तीसरा बनियान, बरगद। 3 थीम जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसमें 3 थीम इस्तेमाल हुई है। लोकसभा पिकॉक थीम पे बनी है, राज्यसभा लोटस थीम पे बनी है, और कुछ एरिया में बनियान थीम, बरगद, बनियान थीम का इस्तेमाल हुआ है। तो बिमल पटेल न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, और इसमें लोकसभा पिकॉक थीम पे बनी है, लोकसभा पिकॉक थीम पे बनी है, और राज्यसभा लोटस थीम पे बनी है। और तीसरी थीम जो इस्तेमाल कहीं कहीं हुई है देखने को मिलेगी, बनियान थीम। बनियान थीम मतलब बरगद, बरगद थीम इस्तेमाल हुई है। तीसरा, स्पीकर की कुर्सी के पास ही लगाया गया है सेंगोल, काफी न्यूज में था सेंगोल, अभी सेंगोल अगला टॉपिक आएगा वो बताऊंगा मैं। तो सेंगोल स्पीकर की कुर्सी के पास ही लगाया गया है, जिसको एक न्याय के प्रतीक के रूप में, दंड के प्रतीक के रूप में माना गया है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट हुए वो हमें देखने हैं। तो द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन 3 थीम, बनियान, पिकॉक और लोटस। यही क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा है, यूपीएससी नहीं, अभी सेम क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा है कि लोकसभा राज्यसभा की थीम जो बिल्डिंग बनी है, थीम क्या है? तो क्वेश्चन मैं आपको बताता भी जा रहा हूं, अभी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है, आर्किटेक्ट किसी और एग्जाम में पूछ लेगा। और लोकसभा में स्पीकर जहां बैठते हैं उन्हीं की कुर्सी के पास लगाया गया है सेंगोल। सेंगोल एक दंड का प्रतीक है, एक आपने वो देखा होगा स्टिक की तरह, छड़ी जैसे होती है, उस तरह की इमेज आपने देखी होगी। अभी आगे हम चर्चा करेंगे, चोल एम्पायर के समय में भी इस्तेमाल हुआ करता था वो, एंशिएंट इंडिया में। तो हिस्ट्रिक सेंगोल लोकसभा स्पीकर की सीट के पास लगाया गया है। कारपेट वगैरह बाकी ये सब तो जरूरत नहीं है, कौन सी चीजें कहां से लाई गई हैं थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया है, कौन कौन सी चीजें कहां से मंगाई गई हैं, पर मेन जो पॉइंट वही है, थीम याद रखनी है। पूरी कहानी ना भी पढ़े, बस याद रखें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का आर्किटेक्ट और थीम क्या है उसका, और सेंगोल लोकसभा में स्पीकर की सीट के पास लगाया गया है। ठीक है, बाकी पूरी जानकारी चाहे ना भी पढ़े, पर मार्बल कहां से आया,
कारपेट कहाँ से आई, ये यूपीएससी का भी मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछ देते हैं। आप ना भी याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पे वो क्वेश्चन हो गया, ये क्लियर हो गई बात। अगला, बाकी ये सब क्या क्या चीजें कहां से लाई गई, अशोका सिंबल में बता चुका हूं पहले ही। अशोका का जो सिंबल है वो बता चुका हूं मैं। अशोका सिंबल पे क्वेश्चन और आता है, वो हमारा नेशनल एम्बलम है। अशोका चिन्ह जो है वो हमारा नेशनल एम्बलम है। किस डेट को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था अशोक चिन्ह, ये सब पढ़ चुके हैं नेशनल सिंबल्स में। उसमें सत्यमेव जयते जो लिखा है कहां से लिया गया है, मुंडका उपनिषद। ये बहुत बार आया वो क्वेश्चन है कई एग्जाम में। सत्यमेव जयते लिया गया है कहां से, मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी एक बड़ा अचीवमेंट इसरो का रहा, आदित्य L1। आदित्य L1, आदित्य L1 क्या है, इसरो का सोलर मिशन। इसरो का सोलर मिशन, अर्थ और सन के बीच में कुछ पॉइंट हैं जिसको लैग्रेंजेस पॉइंट बोलते हैं। लैग्रेंजेस पॉइंट बोला जाता है। लैग्रेंजेस पॉइंट वो है जहां पे अर्थ का मैग्नेटिज्म वगैरह का इफेक्ट जो है वो वहां पर नहीं आ रहा और सन का भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो लैग्रेंजेस पॉइंट वो पॉइंट है जो फ्री है इन दोनों के इफेक्ट से, कि अर्थ के ग्रेविटेशनल जो एरिया, उसका अर्थ का जो मैग्नेटिज्म वगैरह का एरिया है उससे बाहर। क्योंकि यहां पर जब आप इसको भेज रहे हैं, आदित्य L1 को आपने लैग्रेंजेस पोजीशन पे भेजा, L1 पोजीशन पे भेजा, तो जो कुछ लैग्रेंजेस पॉइंट हैं उसमें आपने लैग्रेंजेस फर्स्ट पॉइंट पे आदित्य L1 को प्लेस किया, यहां भेजा। और आदित्य L1 यहां पे बैठकर सन की जो एक्टिविटीज हैं उनको ऑब्जर्व करेगा, सन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी इससे। तो आदित्य L1 मिशन क्या है, ये कोई सन के ऊपर लैंड नहीं हुआ है। लैग्रेंजेस वो पॉइंट है जहां पर आपका अर्थ के मैग्नेटिज्म वगैरह से आप बाहर आ चुके हो, अर्थ का इंपैक्ट उस पर नहीं आ रहा, मतलब फ्री एरिया मान लो कि जो बाहर के इफेक्ट से, बाहर के प्रभाव से मुक्त है। तो इस पोजीशन पे आदित्य L1 जाकर ये सन के बारे में जो जानकारी देगा इसरो को, तो सोलर एक्टिविटीज के बारे में हम जान पाएंगे। सन के ऊपर किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, कोरोना मास इजेक्शन होता है या सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एनर्जी, काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वगैरह अर्थ की तरफ भी आती है। तो सन पर जो जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में कुछ जानकारी हमें दे पाएगा। नासा भी इस पर काम कर रहा है, इसरो भी काम कर रहा है। इसरो का ये सोलर मिशन है आदित्य L1। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आदित्य L1 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर और जहां पर विमेन का रोल है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट एग्जाम हो। विमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमेन जिस प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या मिशन हेड है उनके बारे में क्वेश्चन पक्का बनता है। तो आदित्य L1 वुमेन साइंटिस्ट निगार शाजी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही है इसमें। अब ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदित्य L1 मिशन में निगार शाजी जो कि वुमेन साइंटिस्ट हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदित्य L1 में निगार शाजी, वुमेन साइंटिस्ट, आदित्य L1 प्रोग्राम। L1 का मतलब मैंने बता दिया, वो पोजीशन लैग्रेंजेस पॉइंट जहां पर इसको प्लेस किया गया। और सन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसरो का सोलर मिशन, अब इसको पढ़ें। द लॉन्च ऑफ आदित्य L1, अब ये जो डिवाइस ये जो गया है ये अपने आप तो नहीं चला जाएगा, इनको लेकर जाने के लिए साइंस में हमने पढ़ाया हुआ है PSLV, GSLV, ये रॉकेट्स के नाम होते हैं। तो रॉकेट का काम क्या है, जो आप चीजें सैटेलाइट भेज रहे हो या इस तरह की कोई डिवाइस भेज रहे हो उसको कैरी कर कर लेकर जाना और उस ऑर्बिट में प्लेस कर देना, यही काम है। इतने हाइट पर लेकर जाना और रॉकेट का काम है उसको प्लेस कर देना। तो ये रॉकेट जो होते थे पहले ये रीयूज नहीं हो सकते थे, वन टाइम यूज होते थे, जाकर प्लेस करते थे और ये खत्म हो जाते थे। अब तो इसरो ने ऐसे भी रॉकेट बना लिए हैं जिनको रीयूज किया जा सके, जिनको हम RLV-TD के नाम से जानते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये पढ़ चुके हैं सब, कुछ कुछ रिवीजन भी होती जाएगी। तो अभी जो आप इसरो के रॉकेट जानते हैं, एक आपने PSLV का नाम सबने सुना होगा, आए दिन सुनते हैं इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV के द्वारा ये भेजा, GSLV के द्वारा ये भेजा। तो ये PSLV GSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कम हाइट पर ले जाना हो, कम वेट ले जाना हो PSLV, ज्यादा वजन ले जाना हो अगर कम हाइट पर भी, वेट अगर ज्यादा कैरी करना है तो GSLV, या ज्यादा हाइट पर जाना है तो भी GSLV।
ये सब बता रखा है साइंस में। तो आदित्य L1 जो लॉन्च किया गया, और आजकल इससे भी नए रॉकेट जो आए हैं जिनको दोबारा आप रीयूज कर सकते हैं, उनका क्या नाम है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल का मतलब ही हो गया रॉकेट, लॉन्च व्हीकल का मतलब ही हो गया रॉकेट। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक। और जो पीडीएफ मैं आपको देता हूं उसमें कंटेंट जो आपको थ्योरी का फ्लो मिलेगा, कंटेंट जो लिखने का तरीका मिलेगा, और जो आरोहन की 3 मंथ करंट अफेयर कंपाइलेशन आती है, करंट अफेयर कंपाइलेशन जो होती है वो आरोहन में टीम तैयार करती है, और अपनी तरफ से जो मैं पीडीएफ आपको देता हूं वो मैं फ्रीली आपको अवेलेबल वैसे ही करा देता हूं। ये वाली जो पीडीएफ मैं आपको अलग से पीडीएफ देता रहता हूं बीच बीच में, पीडीएफ 1 पीडीएफ 2 करके, वो लाइन टू लाइन मैं खुद ही रेडी करता हूं अपने हिसाब से। और जो टीम है, आरोहन की जो टीम है, 3 मंथ कंपाइलेशन टीम निकालती है। तो 3 मंथ वाले में डाटा काफी ज्यादा हो गया, इसमें सिर्फ सिलेक्टेड चीजें मिल पाएंगी आपको। मैं जो कंटेंट आपको देता हूं उसमें सिर्फ सिलेक्टेड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो पीडीएफ में आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। तो बार बार ये कंफ्यूजन रहती है सर 3 मंथ कंपाइलेशन ले कि ना ले। आप जैसे मार्केट में कोई और दूसरी मैगजीन लेते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आरोहन का भी 3 मंथ कंपाइलेशन चाहो तो ले सकते हो, पर जो मैं क्लास कराता हूं वो पीडीएफ में अपने साथ साथ प्रोवाइड करता हूं, दोनों को मिक्स मत किया करिए। 3 मंथ कंपाइलेशन टीम तैयार करती है, जैसे मार्केट में कोई मैगजीन आ रही है उस तरह से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं जो क्लास कराता हूं करंट अफेयर, मुझे जो आपको पीडीएफ देनी होती है उसके लिए वो सब फ्री है, वो तो आपको ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करता हूं हमेशा, पर दोनों अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स मत करिएगा। ठीक है। जितना आपके पास टाइम हो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं क्या पढ़ना है। भाई मैं जो पीडीएफ दे रहा हूं वो तो पढ़नी ही है, क्योंकि वीडियो जो मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं वही पीडीएफ में आपको दे रहा हूं। मैं जो पीडीएफ दे रहा हूं वो तो पढ़नी है, क्योंकि क्लास जो करा रहा हूं वही पीडीएफ दे रहा हूं। 3 मंथ कंपाइलेशन जैसे मार्केट में कोई और मैगजीन है वैसे आप देख लो, आपको जरूरत हो तो। ठीक है। अब देखिए, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है? निगार शाजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आदित्य L1 इसको लॉन्च किया गया, किस रॉकेट की मदद से भेजा गया? अगला क्वेश्चन ये PSLV C57। सबसे ज्यादा लॉन्च आज तक जो इसरो ने किए हैं उनमें PSLV का ही इस्तेमाल हुआ है। PSLV को वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। PSLV जो रॉकेट है उनको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से भी हम जानते हैं। तो PSLV C57 रॉकेट की मदद से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, क्योंकि अपने आप थोड़ी उड़ के चला जाएगा, उसको लेकर जाने के लिए रॉकेट चाहिए। PSLV C57 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। तो इसरो के प्रोग्राम तो बैक टू बैक आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बनता है इस पर। चंद्रयान 1 पढ़ाया हुआ है मैंने, चंद्रयान 2 फेल हो गया था बताया, चंद्रयान 3 सफल हो गया वो भी पढ़ाया, साइंस में सब बताए थे, जीके करंट अफेयर में साइंस का टॉपिक जब कराया उसमें बताए थे। अब इसरो आदित्य L1 लॉन्च किया, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट। और वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी, ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन चंद्रयान 3 में भी विमेन का रोल बताया था मैंने, फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बताया था, कई बार क्वेश्चन भी बता चुका हूं उसका। ठीक है। पी वीरा मुथुवेल नाम सुना था आपने वहां पर चंद्रयान 3 में। उसके बाद अभी गगनयान इसरो लॉन्च करने वाला है जिसमें ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे, और ह्यूमन को स्पेस में भेजने से पहले रोबोट भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योम मित्र। ये सारी बातें हुई हैं। तो गगनयान इसरो पहली बार ह्यूमन को स्पेस में भेजेगा, और उससे पहले रोबोट को भेज कर ट्रायल करेगा कि सेफ है कि नहीं। रोबोट जो भेजा जाएगा ह्यूमन भेजने से पहले उसका नाम है व्योम मित्र। ठीक है। GSLV Mark 3 रॉकेट की मदद से भेजेंगे। GSLV Mark 3 इसरो का सबसे हैवी रॉकेट। तो कुछ चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, सबसे ज्यादा लॉन्चेज इसरो के कहां से होते हैं? श्रीहरिकोटा। लॉन्चिंग साइट तो हमारे पास और भी हैं, चांदीपुर उड़ीसा लॉन्चिंग साइट तो हमारे पास और भी है, बालासोर आपने सुना होगा, चांदीपुर सुना है, तो लॉन्चिंग साइट तो हमारे पास और भी हैं। पर सबसे ज्यादा लॉन्च इसरो के आपको देखने को मिलेंगे श्रीहरिकोटा से, क्योंकि ये सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो का यहीं पर है। इसरो के कई सेंटर है, अहमदाबाद में भी है, हैदराबाद है, कई सेंटर है इसरो के। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में है। ज्यादातर लॉन्चेज इसरो के यहाँ से होते हैं, पर इसके अलावा और भी लॉन्चिंग साइट है इंडिया में। ज्यादा लॉन्चेज आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। कहाँ है श्रीहरिकोटा? श्रीहरिकोटा पड़ता है एक आइलैंड, पुलिकट लेक। श्रीहरिकोटा एक आइलैंड, कहां पर? पुलिकट लेक। ये लेक 2 राज्यों में पड़ती है, आंध्रा तमिलनाडु। पुलिकट लेक ये बॉर्डर पड़ता है आंध्रा तमिलनाडु, 2 राज्यों में पड़ती है ये, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है पहले।
श्रीहरिकोटा आइलैंड, पुलिकट लेक, आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर है ये, ठीक है। अब देखो, तो आदित्य L1 PSLV C57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। आदित्य L1 इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सन को स्टडी करने के लिए, इसरो का पहला ऐसा प्रोग्राम है ये इसके स्टडी के लिए, स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो सन की स्टडी के लिए लॉन्च की गई। द स्पेस क्राफ्ट हैज ट्रेवल्ड बियॉन्ड डिस्टेंस ऑफ 9.2 लाख किलोमीटर, अर्थ से इतनी दूरी इसको तय करनी है जिससे ये लैग्रेंजेस पॉइंट 1 तक पहुंच जाए, जिससे ये लैग्रेंजेस पॉइंट 1 तक पहुंच जाए। लैग्रेंजेस पॉइंट 1 का क्या मतलब, वो पॉइंट जहां पर अर्थ का जो मैग्नेटिज्म वगैरह का इफेक्ट है वो इसके ऊपर नहीं आए। द स्पेस एजेंसी एडेड दैट दिस इज द सेकंड टाइम इन सक्सेशन दैट इसरो कुड सेंड अ स्पेसक्राफ्ट आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। अर्थ के प्रभाव से दूसरी बार ऐसा कुछ लॉन्च किया जा रहा है, और सन की स्टडी के लिए पहली बार। अर्थ के प्रभाव से बाहर मतलब लैग्रेंजेस पॉइंट पर आप लॉन्च कर रहे हो, तो लैग्रेंजेस पॉइंट पर लॉन्च कर रहे हो, दूसरी बार ऐसा कर रहे हैं कि अर्थ के प्रभाव से बाहर, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर लॉन्च किया जा रहा है, जहां पे अर्थ का इंपैक्ट नहीं आएगा। और सन की स्टडी के लिए आदित्य L1 ऐसा पहला है, ठीक है। तो अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर लैग्रेंजेस पॉइंट के एरिया में इसको भेजना द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये मार्स ऑर्बिटर मिशन में किया गया था। मार्स की स्टडी के लिए मंगलयान जो भेजा गया था, पहली बार ये मंगलयान के समय में ऐसा किया गया था, और दूसरी बार ये आदित्य L1 के केस में कर रहे हैं। सन की स्टडी के लिए पहला ऐसा है, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर पहली बार मंगलयान के केस में ऐसा किया है, और अब की बार इन्होंने सन के केस में ऐसा किया है। सन वाले में ये पहला है कंसेप्ट, आदित्य L1 पहली बार मार्स ऑर्बिटर मिशन में ऐसा हुआ था। आदित्य L1 की टोटल 110 दिन की जर्नी है, लैग्रेंजेस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इतना समय चाहिए इसको, 110 दिन का समय इसको चाहिए उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। सन अर्थ के बीच में जो लैग्रेंजेस लाइन है, सन अर्थ के बीच में जो लैग्रेंजेस लाइन है, तो ये सब फैक्ट बताए हैं, कितनी दूरी है, कितना किलोमीटर जा रही है, लिखा है ना ये 110 दिन लगेगा, लगभग इतने किलोमीटर दूर, अर्थ सन के बीच की दूरी का लगभग इतना % कवर कर रहे हैं। बाकी जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहो पढ़ो। L1 पॉइंट जनवरी 24 तक रीच करेगा अपने पॉइंट पर, लॉन्च हो गया है, ये पहुंचेगा उस पॉइंट में स्थापित होने के लिए इसको जो समय लगेगा, जनवरी 24 में जाके ये स्थापित हो जाएगा वहां पर। जनवरी 24 एक्सपेक्टेड है कि तब तक ये उस पॉइंट में प्लेस हो जाएगा। आदित्य L1 जो लाइन है, लैग्रेंजेस वाली जो पॉइंट है, उसमें ये पहुंच जाएगा, ठीक है। ये इमेज से बता रखा है, L1 लैग्रेंजेस पॉइंट अर्थ के प्रभाव से दूर निकल के पहला पॉइंट है लैग्रेंजेस। आदित्य L1 मिशन, ये 5 साल लाइफ है इसकी। आदित्य L1 हैज अ मिशन लाइफ ऑफ 5 ईयर। तो जो चीज आप लॉन्च कर रहे हैं ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चलेगी, 5 ईयर इसका लाइफ स्पैन है, 5 साल तक ऑपरेशनल रहेगा ऐसा माना जा रहा है। और सन के ऊपर होने वाली कई सारी चीजों को हमें बताएगा। मैंने बताया था कोरोना मास इजेक्शन, सन के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, सोलर फ्लेयर कैसे बनते हैं, इन्वायरमेंट अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ रहे हो इसको। सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, सन के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे क्लाइमेट को भी अफेक्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं, सन स्पॉट क्या होता है, सन स्पॉट या सन पे जो चेंजेस हैं कैसे वो हमारे ओजोन को या हमारे क्लाइमेट को प्रभावित कर रहे हैं। तो वेदर रिलेटेड, अर्थ सन से रिलेटेड, भाई सनलाइट तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ का भी, तो सन पे जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हमें समझना जरूरी है, जिससे उसका इंपैक्ट अर्थ पर हमको पता चल पाए। अर्थ पर भी सन पर होने वाले चेंजेस का क्या इंपैक्ट आ रहा है, जिससे हम आगे के लिए सोच पाए कि अर्थ पे आगे की स्थिति क्या बनेगी, ठीक है। तो आदित्य L1 सन के बारे में स्टडी के लिए जरूरी है। नासा भी प्रोग्राम चला चुका है, सोलर पार्कर प्रोब बताया था मैंने। सोलर पार्कर प्रोब सन के सबसे क्लोज भेजा था नासा ने, उसके सरफेस पे लैंड नहीं किया था, बहुत क्लोज भेजा था नासा ने सन की स्टडी के लिए। तो ऐसा नहीं कि अकेला इसरो ऐसा किया है, नासा भी सन के लिए स्टडी कर चुका है, कई सारे प्रोग्राम चला चुका है, ठीक है। अगले पॉइंट पर आए, मैन बुकर प्राइज बता चुका हूं मैं। 2 प्राइज मैंने आपको बताए थे बुकर के नाम से, एक है सिर्फ बुकर प्राइज और एक है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। आपको इसमें पिछली बार जब हमने करंट अफेयर पढ़ा था तो उस समय तक का अपडेशन बताया था। एक प्राइज है बुकर प्राइज और एक है मैन बुकर इंटरनेशनल, दोनों अलग अलग अवार्ड हैं, एक ही संस्था देती है। ब्रिटेन की मैन इंटरनेशनल, एक फाइनेंशियल कंपनी है मैन इंटरनेशनल,
वही संस्था ये दोनों अवार्ड देती है, चाहे मैन बुकर इंटरनेशनल हो चाहे बुकर प्राइज हो, दोनों अवार्ड एक ही संस्था देती है, ब्रिटेन की मैन इंटरनेशनल। तो बुकर प्राइज वगैरह पीडीएफ मैंने पहले दी है, उसमें सब बैकग्राउंड वगैरह लिख रखा है, ये सब आपको लिखना नहीं है इसमें कुछ भी, पुरानी पीडीएफ में सब दे रखा है। 2022 में जो जीता था वो सब लिखे थे, अब 23 का आ चुका है तो वो मैं अपडेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 23rd वाला अपडेशन मैं बता रहा हूँ कि अभी किसको मिला है, और बैकग्राउंड वगैरह पिछली पीडीएफ में सब बता चुके हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ाया था जब, वीडियो भी पढ़ा है, पीडीएफ भी पढ़ी है। तो 2 अवार्ड है, एक बुकर प्राइज है, एक मैन बुकर इंटरनेशनल है। इसको कैसे समझें, ज्यादा फेमस ज्यादा पुराना बुकर प्राइज है, ज्यादा फेमस ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा पुराना है बुकर प्राइज। इसकी शुरुआत बाद में हुई है, इंटरनेशनल जिसमें लिखा है ये बाद में शुरू हुआ है। तो बुकर प्राइज ही पहले था, ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज बाद में आया है। क्वेश्चन दोनों पर बनता है, ज्यादा बड़ा अवार्ड इनमें कौन है, बुकर ज्यादा पूछता है, क्वेश्चन इस पर भी आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। बुकर प्राइज और मैन बुकर इंटरनेशनल दोनों अवार्ड अलग हैं, देता है सेम संस्था ब्रिटेन का, ठीक है। बताया था ना, इंग्लिश नॉवल इंग्लिश भाषा में लिखा गया हो, इंग्लिश भाषा का नॉवल हो, बुकर प्राइज उसमें देंगे। और पिछले 10 साल में कोई नॉवल पब्लिश हुआ हो जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया गया हो, लास्ट 10 ईयर में कोई नॉवल पब्लिश हुआ हो और जिसका अंग्रेजी अनुवाद अवेलेबल हो, उसके लिए मैन बुकर इंटरनेशनल, पहले चर्चा हुई है इस पर। इंग्लिश में ही पब्लिश होगा, बुकर दे सकते हैं उसमें, किसी और भाषा में भी लिखा गया हो और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट की करके अवेलेबल किया जाए, लास्ट 10 ईयर में बना हो और उसके बाद अंग्रेजी अनुवाद करके पब्लिश किया गया हो ब्रिटेन या आयरलैंड में, उसके लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया जाता है। तो कौन किसके लिए देते हैं, बुकर प्राइज इंग्लिश के लिए, मैन बुकर इंटरनेशनल क्यों देते हैं, लास्ट 10 ईयर में कोई नॉवल पब्लिश हुआ हो और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, इंग्लैंड या आयरलैंड वगैरह में पब्लिश हुआ हो, अवेलेबल हो, तो उसके लिए मैन बुकर इंटरनेशनल दिया जाता है। अपडेशन क्या है, हाल ही में किसको मिला, जॉर्जी गॉस्पडिनोव। अब ये क्वेश्चन हो गया, इंटरनेशनल वाला जो है लेटेस्ट किसको मिला है, जॉर्जी गॉस्पडिनोव। और 22 वगैरह के मैं पढ़ा चुका हूं पहले, 22 वगैरह के हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। प्रशांत कह रहे हैं बैच थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है, पॉलिटी पढ़ रहा हूं, अच्छा लग रहा है, चलो गुड भाई। कंटेंट आप एंजॉय कर रहे हैं, इससे अच्छी क्या बात है। अगर आप कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं तो सही ट्रैक पर हैं। पढ़ाई को अगर आप एंजॉय करने लगेंगे, बर्डन की तरह नहीं पढ़ेंगे, तो सही रास्ते पर चल रहे हो। तो मैन बुकर इंटरनेशनल किसको मिला है 23 के लिए, जॉर्जी गॉस्पडिनोव, इनको दिया गया। किताब कौन सी लिखी है, ये भी क्वेश्चन आता है, स्टेट पीसीएस में पूछ लेगा किस किताब के लिए दिया गया, टाइम शेल्टर बुक का नाम है। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। मैन बुकर इंटरनेशनल वाला किसको दिया है 23 में, जॉर्जी गॉस्पडिनोव। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं नाम, ताकि कोशिश करो कि याद रह जाए दिमाग में, पूरा नाम मत याद करो, जॉर्जी वर्ड चाहे तो याद कर लो, ऐसा कुछ याद रह जाए, जी से कुछ था तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में चारों तो ऐसा नहीं घुमाएगा। गॉस्पडिनोव, जॉर्जी, ऐसा कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नाम याद कर लो अपने हिसाब से बना के। और किताब का नाम है टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर। 4 ऑप्शन आएंगे तो ये मत परेशान हो कि मैं भूल जाऊंगा, 4 ऑप्शन आएंगे, याद रहेगा, चिंता ना करो, 4 ऑप्शन में से याद रह जाएगा, टाइम शेल्टर बुक सर ने बोली थी, ठीक है। और इस अवार्ड को शेयर किया गया है एंजेला रॉडेल के द्वारा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैन बुकर इंटरनेशनल ये वाला जो अवार्ड देते हैं, आपने हिंदी में ही चाहे नॉवल लिखा हो, पर उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन लास्ट 10 ईयर में कोई वर्क हुआ हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हुआ हो, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूरी है। इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ हो, यूके आयरलैंड वगैरह में अवेलेबल हो, पब्लिश हुआ हो, तो उसके लिए दिया जाता है मैन बुकर इंटरनेशनल। तो जॉर्जी गॉस्पडिनोव ने जो टाइम शेल्टर लिखी, वो ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखी, इंग्लिश ट्रांसलेशन एक दूसरे पर्सन ने किया, एंजेला रॉडेल। तो दोनों के बीच इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओरिजिनली बुल्गारियन, ये बुल्गारिया के हैं, तो ये बुल्गारियन भाषा में लिखा था, उसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रॉडेल ने किया, क्योंकि अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ये नहीं मिल पाएगा। पर बुकर प्राइज के केस में इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं, ओरिजिनली ही इंग्लिश होना चाहिए। दोनों में अंतर भी समझो, कब देते हैं बुकर, कब देते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल। चाहे हिंदी का नॉवल हो, चाहे बुल्गारियन भाषा का हो, पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लास्ट 10 ईयर के अंदर नॉवल आया हो और लास्ट 10 ईयर में इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, आयरलैंड या यूके वगैरह में पब्लिश हुआ हो, अवेलेबल हो,
उसके लिए दिया जाता है मैन बुकर इंटरनेशनल, और बुकर प्राइज होता है ओरिजिनली इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है। जॉर्जी गॉस्डिनो और टाइम शेल्टर बुक के लिए मिला है, इसका ट्रांसलेशन एंजेला रोडेल ने किया, तो दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इससे ठीक पहले वाला गीतांजलि श्री, इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन कई एग्जाम में आया और पढ़ा रखा था मैंने, 22 वाला, 22 वाला भी याद रखना है। 22 वाला किसको दिया गया था? 22 में मिला था गीतांजलि श्री को। इन्होंने एक बुक लिखी रेत समाधि। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि इंडियन पर्सन है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। 2022 में गीतांजलि श्री रेत समाधि इस किताब के लिए दिया गया, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से डेजी रॉकवेल ने किया, तो इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 2022 वाला जो दिया गया है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, इन दोनों के बीच में गीतांजलि श्री की रेत समाधि किताब है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से डेजी रॉकवेल ने किया, दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर है? वो बैकग्राउंड जो मैंने बताया, इंग्लिश वर्क ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए, किसी और भाषा का भी हो, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके ये अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल लेटेस्ट किसको मिला? 22 वाला किसको था? कम से कम 2 साल के तो याद रखना जरूरी है। गीतांजलि श्री वाला क्वेश्चन कई एग्जाम में आया, फिर आ सकता है अभी भी कोई पुराना नहीं हुआ है ये। यूनेस्को में इंडिया के टोटल 42 साइट हो चुके हैं। अब यूनेस्को के अंदर मैंने आपको बताया था कैटेगरी है, यूनेस्को का पूरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, इंडिया की जितनी साइट यूनेस्को में 40 तक मैंने सब पढ़ाई थी, अब ये 2 नई ऐड हुई हैं। तो यूनेस्को में जो हेरिटेज, यूनेस्को कई तरह के प्रोग्राम चलाता है हेरिटेज को बचाने के लिए, कल्चर को बचाने के लिए। तो हेरिटेज को, ये जो फिजिकल हेरिटेज हैं जो दिख रही हैं सामने, उनको ये 3 कैटेगरी में बांटता है, बताया था मैंने। एक है कल्चरल हेरिटेज, एक होती है नेचुरल हेरिटेज, और एक होता है मिक्स कैटेगरी। हेरिटेज को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, कल्चरल, नेचुरल, मिक्स। कल्चरल, नेचुरल और मिक्स कैटेगरी। टोटल इंडिया के 42 साइट अभी तक यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिसमें एक आपका मिक्स कैटेगरी में है, 7 इसमें है, 8 हो गए, 34 यहां हो गए। तो 42 साइट टोटल इंडिया के हो चुके हैं। 40 तक मैंने आपको यूनेस्को में जीके करंट अफेयर में पढ़ा दिए थे। ये 2 अभी नए ऐड हुए हैं। जो 2 नए ऐड हुए हैं, कौन कौन सी साइट है? एक है शांति निकेतन। शांति निकेतन यहीं पर टैगोर ने बनाई है क्या? शांति निकेतन तो जो टैगोर के फादर थे वो भी उनको लेकर जाया करते थे इस एरिया में, पर टैगोर ने इस एरिया का और डेवलपमेंट किया है। टैगोर ने इस एरिया का और डेवलपमेंट किया और यहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जिसका चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन इसी प्रीमाइस में है। 1921 में टैगोर ने इसको बनाया था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को शांति निकेतन में, और फाउंडर टैगोर रहे। टैगोर पहले इंडियन जिनको नोबेल मिला था लिटरेचर कैटेगरी। ओवरऑल फर्स्ट इंडियन कौन है जिसको नोबेल मिला? टैगोर को मिला। किस कैटेगरी में मिला था? लिटरेचर में मिला था। नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, उनमें से लिटरेचर की कैटेगरी टैगोर को मिला था। गीतांजलि उन्होंने बुक लिखी थी 1913 में, और नोबेल में अच्छा खासा पैसा मिलता है, उस पैसे को टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को बनाने में लगा दिया था। तो शांति निकेतन में ही है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, 1921 में टैगोर ने स्थापना की थी, उसके चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। शांति निकेतन इस एरिया को ही हेरिटेज मान लिया है यूनेस्को ने। टैगोर से जुड़ा हुआ पूरा ये सब एरिया है, बड़ी महत्व है इसका। तो ये जो शांति निकेतन, ये पूरा प्रेमाइस जो है, इसको यूनेस्को ने हेरिटेज में शामिल कर लिया है। और दूसरी साइट जो ऐड हुई है, होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल, तो होयसाल कोई एक टेम्पल का नाम नहीं है, अलग अलग 3 टाउन है, 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां के टेम्पल्स को शामिल किया गया है यूनेस्को लिस्ट में। होयसालेश्वर जैसे एक बड़ा पॉपुलर टेम्पल है लॉर्ड शिवा का यहाँ पर, तो अलग अलग टेम्पल हैं जिनको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। जैसे चोल राजाओं के भी टेम्पल पहले से यूनेस्को में शामिल है। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल सुना होगा आपने, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, चोल राजाओं के भी टेम्पल जो उन्होंने बनवाए थे वो भी यूनेस्को हेरिटेज में। उसी तरह से होयसाल में जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं
कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को यूनेस्को में शामिल किया गया है। कोई एक टेम्पल नहीं है, ग्रुप ऑफ टेम्पल है, होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल। तो करंट का क्वेश्चन क्या हो गया, यूनेस्को का बैकग्राउंड हम सब जानते हैं, यूनेस्को के हेड कौन है, यूनेस्को क्या काम करती है, सब बताया हुआ है। केवल अपडेशन क्या है, यूनेस्को में इंडिया के 2 नए साइट और जुड़े हैं, इनके बारे में चर्चा। कौन कौन से जुड़े हैं, शांति निकेतन और होयसालेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो फोल्डर में लेक्चर में देखोगे यूनेस्को का एक पूरा लेक्चर पढ़ा है अलग से, एक पूरा टॉपिक ही यूनेस्को के ऊपर पढ़ा है, जहां यूनेस्को के बारे में सब बताया है मैंने। तो इंडिया रिसेंटली शांति निकेतन वेस्ट बंगाल और होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल, इनको शामिल किया गया, यूनेस्को में जोड़ा गया है। टोटल इंडिया का नंबर पहुंच गया है 42 इसके साथ। तो इंडिया रिसेंटली एडेड शांति निकेतन वेस्ट बंगाल और होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल। होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल ये कर्नाटका में है, होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल कर्नाटका में स्थित है। इस 2 एंट्री के साथ, ये 2 एंट्री जो हो गई एक्स्ट्रा, अब हम पहुंच गए 42 पर। शांति निकेतन 41st साइट है, 41 नंबर की साइट शांति निकेतन ऐड हुई है, और इसके कुछ दिन के बाद ही होयसाल को भी शामिल कर लिया गया 42 नंबर। तो 41 है शांति निकेतन, 42 है होयसाल। लिखा ना देखो, 1921 विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्थापना टैगोर ने की थी शांति निकेतन में ही। शांति निकेतन बंगाल के अंदर 3rd साइट है, यूनेस्को में इंडिया की 42 साइट है, बंगाल से तीसरी साइट है इंडिया की शामिल हुई है। बंगाल से सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी यूनेस्को में शामिल हुआ है। दार्जिलिंग में जो माउंटेन रेलवे ट्रेन चलती है, पहाड़ों पर ट्रेन चलती है दार्जिलिंग में अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी, वो भी हेरिटेज में शामिल है। तो शांति निकेतन बंगाल की तीसरी ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। उससे पहले सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग रेलवे भी यूनेस्को के अंदर है। इंडिया में 42 है, बंगाल की तरफ से तीसरी साइट है शांति निकेतन। क्लियर है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी मैंने बताया, चांसलर कौन होता है इसका, प्रधानमंत्री। चांसलर होते हैं प्रधानमंत्री। और जो बच्चे भी शुरू से पढ़ रहे हैं आरोहण पे, जिनको भी 2 महीने 3 महीने पढ़ते हो चुके हैं, जीएस को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप खुद अंदर से फील कर रहे होंगे। जीएस में आपको परेशानी नहीं होगी, आपको खुद को फील हो रहा होगा जो जो सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते चल रहे हो। डे 1 पे जब आपने ज्वाइन किया था और 3 महीने अगर हो चुके हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। 3-4 महीने मुझे समय दोगे तब आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील करोगे, क्योंकि 3-4 महीने में 4-5 सब्जेक्ट जब रेडी हो जाते हैं तब पता चलता है कि भाई समझ आ रहा है कि नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, कंटेंट ठीक से समझ में आ रहा होता है, खुद ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। देखो तब तक डर लगेगा जब तक पढ़ोगे नहीं, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं। जो बिगिनर है बिल्कुल, या कई जगह 50 चीजों के चक्कर में भाग रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, 6 महीने भी एग्जाम को फोकस नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा बेचारे परेशान ही रहेंगे, भागते रहेंगे यहाँ वहां। मैक्सिमम जो क्वेरी आती है मेरे पास, वो क्वेरी देखते ही पता चल जाता है कि तैयारी अगर ये कर भी रहे हैं 6 महीने से, तो ये एक चीज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 50 चीजों के पीछे भाग रहे हैं, एक चीज को भी बैठकर ठीक से पूरा नहीं कर रहे हैं। पॉलिटी पढ़ेंगे 4 लेक्चर पढ़ लेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे आधा पढ़ लेंगे, या 2 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे 2 छोड़ देंगे। उस तरह की तैयारी एग्जाम में आजकल नहीं चल पाएगा। जिस तरह का कंपटीशन है, जैसी कट ऑफ जा रही है, इस तरह की तैयारी से बात नहीं बनेगी। कम से कम जितना सिलेबस टीचर करा रहा है उसको रेडी करो। टीचर जब इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे साथ, सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो तुम्हारे लिए पढ़ाई जा रही हैं, और कंप्लीट नहीं करोगे, बाकी बच्चे उसको पढ़ रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन है ये, वो तुमसे आगे निकल जाएंगे उस चीज में जितना एक्स्ट्रा पढ़े रहेंगे। तो तैयारी को आराम से, अब अगला एग्जाम भी जो होना है, बैठकर तसल्ली से समय दो। हड़बड़ी करोगे, यहाँ वहां भागते रहोगे, यूट्यूब पे रोज करंट अफेयर देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने 50 बार बोला है कि हर 2 महीने 3 महीने जैसी जरूरत होगी मैं करंट अपडेट करता जाऊंगा। ये रोज टाइम वेस्ट करने की चीज नहीं है। सिविल सर्विसेज जिनको देना है उनको द हिंदू पेपर पढ़ना चाहिए। बाकी सिविल सर्विसेज के अलावा बाकी जो बच्चे हैं उनको डेली टाइम वेस्ट करंट पे नहीं करना है। जितना मुझे ऐड कराना है मैं अपने आप ऐड करता रहूंगा। सिविल सर्विसेज वालों को डेली द हिंदू पढ़ने की जरूरत पड़ती है करंट अफेयर, बाकी लोगों को नहीं। पर यूट्यूब में व्यू बढ़ाने के चक्कर में, भीड़ के चक्कर में डेली टाइम आपका करंट अफेयर में वेस्ट हो रहा है। करंट के अलावा बाकी सारा पढ़ लो, मैं कह रहा हूं, और करंट जितना मैं करा रहा हूं उतना करते चलो। सारा पेपर थोड़ी करंट आ जाएगा, जितना आएगा इसमें से बन जाएगा काम का। भाई बहुत सब्जेक्ट है ना करने के लिए, इसी के पीछे पूरा टाइम क्यों लगाना है। सबसे बढ़िया तरीका है प्रीवियस ईयर लगाओ, जो मैं करा रहा हूं वो नोट्स पूरे कर लो, क्वेश्चन कराऊंगा, सॉल्व क्वेश्चन कर लेना, टाइम टाइम पे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं अभी।
तो सब्जेक्ट पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद करंट बीच बीच में अपडेट करूंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर आप अपने से भी लगाइए। इतने के अलावा तुम्हें क्यों टाइम वेस्ट करना है, यूट्यूब वगैरह में समय बर्बाद मत करिए फालतू चीजों में, सीधे सीधे पढ़ना है, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, समय खराब नहीं करना। क्यों मैं इस पॉइंट को कह रहा हूं, मैक्सिमम क्वेरी यही आती है कि बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट ज्यादा है, भटकाव ज्यादा है। पीडीएफ अमोल क्लास के बाद मैंने बताया अवेलेबल करा दूंगा मैं, वहां से निकाल लीजिएगा। पिछली वाली पीडीएफ मैंने ये दी थी पर उसमें कुछ टॉपिक थे, आज मैंने इसमें कंटेंट कुछ और भी जोड़ दिया है, तो ये अपडेटेड वाली पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, पुरानी वाली को हटाकर इसको डाल दूंगा। यही वाली पीडीएफ कुछ टॉपिक की पुरानी थी, उसको रिप्लेस करके इसको डाल देंगे, ठीक है। चलो ये सारी बात हो गई शांति निकेतन के बारे में। होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की बात करें, प्रॉपर पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे तो हड़बड़ी में नहीं रहोगे। नहीं तो अभी कुछ लोगों को लगेगा बिल्कुल हड़बड़ी में, अरे सर 10 ही दिन है, 2 मिनट भी वेस्ट मत करिए, जल्दी पढ़ाइए और दोनों हाथ दोनों पैर से लिख दीजिए। ये चीज बताती है कि शुरू में पढ़े नहीं हो, टाइम बहुत खराब किया है। कई लोग होंगे, अरे सर जल्दी पढ़ा दीजिए, 2 मिनट में 2 टॉपिक और बता दीजिए, दोनों हाथ दोनों पैर से लिखिए आप, तो वो बता रहा है कि तैयारी नहीं है। अपने आप से ईमानदार रहो, और जो रेगुलर पढ़े हैं उनको परेशानी नहीं है, ठीक है। शांति निकेतन के बाद मैंने बताया होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल, होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल जो होयसाल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, होयसाल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, बेलूर, हालेबिड और सोमनाथपुरम। बेलूर, हालेबिड और सोमनाथपुरम, ये तीनों जगह के टेम्पल कर्नाटका में होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल, इनको शामिल किया गया है। होयसाल ग्रुप ऑफ टेम्पल, बेलूर वाला, हालेबिड वाला, सोमनाथपुरम वाला कर्नाटका में, इनको शामिल किया गया है। हालेबिड में ही है एक बहुत पॉपुलर टेम्पल होयसालेश्वर, होयसालेश्वर, हिस्ट्री में बताया था मैंने, ये किसको डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। होयसालेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और सिर्फ होयसालेश्वर नहीं, और भी टेम्पल जो है उनको भी शामिल किया गया। इसके बाद आया ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन मैंने आपको ऑपरेशन कावेरी बताया था, सूडान में जो भारतीय फंसे थे उनको लेकर आने के लिए, क्योंकि सूडान के अंदर वायलेंस हो रहा था, इंटरनल वायलेंस चल रहा था, एक तरह से सिविल वॉर की स्थिति। तो सूडान से इंडियन को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन था, उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। तुर्की में अर्थक्वेक आया, इंडिया ने सहायता भेजी, उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, यूक्रेन से इंडियन को बचा के लाया गया, ऑपरेशन कौन सा चलाया था, वहां मैंने आपको नाम बताया था ऑपरेशन गंगा। तो ऐसे कई सारे ऑपरेशन हाल फिलहाल में जो हुए आपको बताए हैं मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। 2 ऑपरेशन और, एक ऑपरेशन सजग, ये कोस्टल सिक्योरिटी के लिए है, और ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय कहां, इजराइल हमास, इन दोनों के बीच कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो इजराइल से इंडियन को बचा के लाने के लिए ऑपरेशन अजय। हाल फिलहाल में ऑपरेशन सजग, ऑपरेशन अजय, ठीक। करंट का क्वेश्चन ये देखो, पहले हम बात कर लें ऑपरेशन सजग के बारे में, पहले हम बात कर लें ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग ये कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए अभ्यास किया गया, कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ड्रिल की गई, एक अभ्यास किया गया। कहां पर हुआ है, वेस्ट, ये देखो ऑपरेशन सजग, ए ड्रिल इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए एक ड्रिल कराई गई, एक अभ्यास कराया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको कंडक्ट किया इंडियन कोस्ट गार्ड, तटरक्षक वाली जो सेना हमारी होती है। यह हुआ है सितंबर 18 को, वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट पर हुआ है। द ड्रिल फैसिलिटेट रीवैलिडेशन ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी को चेक किया गया कि ये सही है कि नहीं, कोस्टल सिक्योरिटी को चेक किया गया सही है कि नहीं। और जो फिशरमैन वगैरह हैं जो समुद्र में जाते हैं उनको अवेयरनेस फैलाना कि समुद्र में जब आप जा रहे हैं, ओशन में जा रहे हैं मछली पकड़ने, किस एरिया के आगे नहीं जाना है, किस सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो फिशरमैन वगैरह जो लोग हैं उनको अवेयर भी किया गया। तो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी को चेक किया गया और फिशरमैन वगैरह को भी अवेयर किया गया कि किन बातों का वो ध्यान रखें। कई बार फिशरमैन बाउंड्री से आगे निकल जाते हैं, दूसरा कंट्री अरेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऑपरेशन सजग, बस कीवर्ड याद रखना है आपको, ये कोस्टल सिक्योरिटी रिलेटेड। ऑपरेशन सजग में की पॉइंट, पूरी कहानी पढ़नी ही नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कोस्ट गार्ड रिलेटेड, ये कोस्टल सिक्योरिटी रिलेटेड।
तो कस्टम, कोई स्मगलिंग का सामान आ रहा है, मैरीन पुलिसिंग है, पोर्ट्स के बारे में, इंडियन नेवी, कई सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। कस्टम्स के लोग, ताकि स्मगलिंग वगैरह का सामान जो पता लग सके। मैरीन एरिया में जो पुलिस होती है वो, पोर्ट्स में जो लोग सुरक्षा देते हैं, इंडियन नेवी, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। कस्टम वाले भी, मैरीन पुलिस वाले भी, पोर्ट वाले भी, नेवी वाले भी, कि कोस्ट से जो चीज संबंधित है, कोस्टल एरिया से फिशरमैन को जाना, कोई स्मगलिंग या सुरक्षा, कोई घुसपैठिया ना आ रहा हो, ये सारी चीजें उसको लेकर ड्रिल कराई गई। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 दिया गया है वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 दिया गया है वहीदा रहमान। आ सकता है क्वेश्चन ये। करंट अपडेशन, दादा साहब फाल्के अवार्ड 22 वगैरह मैं बता चुका हूं, सब पीछे वाले। लेटेस्ट अभी इनको मिला है, वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। तो क्वेश्चन सीधा सीधा यही है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। तो वहीदा रहमान को 2023 दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया है ईयर 2021 के लिए दिया है। हर साल दिया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 20 के लिए, 21 के लिए, तो 21 के लिए 23 में इनको दिया है। ईयर 2021 के लिए वहीदा रहमान को मिला है, दिया इस साल गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है। ये सब बैकग्राउंड पहले पढ़ा चुका हूं मैं, बैकग्राउंड सब बता चुका हूं, पुराने लेक्चर में अवार्ड्स में देखोगे सब बताया हुआ है। सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है। धुंधीराज गोविंद फाल्के, राजा हरिश्चंद्र मूवी इन्होंने, भारत की पहली मूवी 1913 में बनाई। धुंधीराज गोविंद फाल्के, इन्हीं को हम दादा साहब फाल्के कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली पिक्चर 1913 में इन्होंने ही बनाई, तो इन्हीं को दादा साहब फाल्के बोला जाता है। और सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान इन्हीं के नाम पर है। तो दादा साहब फाल्के, धुंधीराज गोविंद फाल्के इनका नाम था। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोले जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाई थी 1913। सबसे पहली बार यह अवार्ड मिला था देविका रानी 1969 में देविका रानी को मिला था। और लास्ट किसको मिला था? आशा पारिक को। फर्स्ट रेसिपिएंट देविका रानी 1969 में देविका रानी को मिला था, और उनसे पहले आशा पारिक को। इनसे पहले रजनीकांत को मिला, अमिताभ बच्चन को मिला, कई लोगों को मिल चुका है। तो फर्स्ट रेसिपिएंट देविका रानी और लास्ट आशा पारिक। आशा पारिक के बाद दिया है वहीदा रहमान। 2020 के लिए मिला था आशा पारिक को, और 21 के लिए मिला है वहीदा रहमान को। दादा साहब फाल्के के नाम पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित होता है। इनके नाम पर एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी कराया जाता है, उसमें भी अवार्ड दिए जाते हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को जो मिला है वो अलग है, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इनके नाम पर होता है वो अलग है, दोनों अलग बातें हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान, सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, वो एक व्यक्ति को मिलेगा, वहीदा रहमान को मिल गया। ये फिल्म फेस्टिवल है जहां कई कैटेगरी के लिए मूवी वगैरह को अवार्ड देंगे, एक्टर एक्ट्रेस को अवार्ड देंगे, जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल है, ऑस्कर है, कुछ उस तरह मानो। तो दादा साहब फाल्के भी एक फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी होते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होता है, और वो जो ऊपर लिखा है वो अलग है। वहीदा रहमान इंडिविजुअल पर्सन को दिया दादा साहब फाल्के अवार्ड, बहुत पुराना है वो। ये दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल बहुत बाद में शुरू हुआ है। ये वाला जो फिल्म फेस्टिवल है बहुत बाद की शुरुआत है, ये शुरू से नहीं है। ये 1969 वगैरह में ये फिल्म फेस्टिवल नहीं होते थे, ये बाद में आया। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दादा साहब फाल्के के नाम पे बेस्ट फिल्म कश्मीर फाइल को मिला, डायरेक्टर आर बाल्की चुप मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, एक्ट्रेस आलिया भट्ट। फिल्म ऑफ द ईयर ट्रिपल आर। ट्रिपल आर का देखो वो क्वेश्चन, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिला, कह के भेजा था क्वेश्चन आएगा आपका, जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें भी आया, सीजीपी रिटर्न वाले में कई एग्जाम में आ गया सेम क्वेश्चन, नाटू नाटू सॉन्ग, क्योंकि इंडियन को ऑस्कर मिल रहा है तो क्वेश्चन एग्जाम का सीधे सीधे। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दादा साहब फाल्के के नाम पे जो है वो इन मूवीज को, इन एक्टर एक्ट्रेस को मिला है अभी। दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल पहले बता भी चुका हूं, यहाँ फिर से उसका बैकग्राउंड लिख दिया है, पहले पढ़ा दिया है फिर से लिख दिया, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, नहीं भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, फिल्म फेस्टिवल है ये, ठीक है। अगले पॉइंट पर आए। सेंगोल, सेंगोल मैंने बताया एक दंड के रूप में, एक दंड के रूप में ये है सेंगोल। इसके ऊपर एक बुल बना हुआ है, उसके ऊपर एक बैल, एक बुल की इमेज बनी है, ये है सेंगोल। ये बुल बना है और ये सेंगोल है। सेंगोल जो है स्पीकर की कुर्सी के पास लगा हुआ है।
न्याय का प्रतीक है, दंड का प्रतीक है एक तरीके से। दंड मतलब पनिश करना नहीं बोल रहा हूं मैं, दंड करना मतलब पनिश नहीं। राज जो है, राज का एक सिंबल समझ लो, जैसे राजा का एक सिंबल है उस तरीके से समझ लो। तो सेंगोल के बारे में मैंने बताया, सेंगोल ये इमेज है, स्पीकर की सीट के पास लगा है। इसका इतिहास क्या है वो सब मैंने लिख रखा है यहाँ पर। चोल राजाओं के समय में भी ये चलता था, चोल राजा जो थे उनके समय में भी चलता था ये। तो सेंगोल हिस्ट्रिक इंपॉर्टेंस है इसका, स्पीकर की सीट के पास लगाया गया। सेंगोल सिंबल है इंडिया के इंडिपेंडेंस, सोवर्निटी और कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्सिटी का। सेंगोल रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के इंडिपेंडेंस, सोवर्निटी पर एंशियंट टाइम, इंडिया का इंडिपेंडेंस, सोवर्निटी, कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्सिटी। नेहरू के समय में भी इसका इंपॉर्टेंस था। सेंगोल जो है चोल राजाओं के समय, उसके बाद नेहरू के समय, और वो हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए नई पार्लियामेंट जो बनी है, लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। तो द सेंगोल इज प्रोफाउंड इन मीनिंग, राइट फ्रॉम तमिल वर्ड सेमई से ये वर्ड आया है। उसका मतलब होता है राइटसनेस, सही कंडक्ट होना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर का बना है, इस पे स्टोन्स वगैरह लगे। इंपेरर वगैरह जो पहले चोल राजाओं के समय में भी इसका इंपॉर्टेंस हुआ करता था। साउथ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी चोल शासक। उसके बाद नेहरू के समय में भी आप देखेंगे। तो पूरा इसका बैकग्राउंड पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं, बैकग्राउंड पढ़ना चाहे देख सकते हैं। सेंगोल है क्या वो हमने बताया। पीएम नेहरू जब थे, उन्होंने सी राजगोपालाचारी से कंसल्ट वगैरह किया था इसको लेकर। व्हाट इज द सेरेमनी दैट शुड बी फॉलोड सिंबलाइज ट्रांसफर ऑफ पावर। ब्रिटिश से इंडिया को पावर ट्रांसफर होनी है, ब्रिटिश से इंडिया को पावर ट्रांसफर होनी है, आजादी हमें जब मिलनी थी। तो सेंगोल कैसे इंडिया के इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है। 1947 की अगर बात करें तो इंडिया की आजादी से कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे, माउंटबेटन वाइसरॉय था, पीएम नेहरू थे। तो सेरेमनी किस तरह से होगी कि ट्रांसफर ऑफ पावर को कैसे सिंबलाइज किया जाए। ब्रिटिश से भारत को सत्ता हस्तांतरित हो रही है, पावर ट्रांसफर हो रही है, उसका सिंबल के तौर पर क्या यूज होगा, सेंगोल का इस्तेमाल हुआ। सेंगोल का इंपॉर्टेंस वहां पर भी आता है। तो चोल राजाओं के समय में 1947 पावर ट्रांसफर के समय में सेंगोल जो है वो न्याय का प्रतीक है, दंड न्याय का प्रतीक है। क्लियर है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में इसको लगाया गया, बस इतना काफी है इसमें। चोल राजाओं के समय से भी जुड़ी हुई बात है और नेहरू के समय से भी जुड़ी हुई बात है। तो 1947 में नेहरू जब पावर ट्रांसफर जब नेहरू को हुई तो सेंगोल वहां भी एक से दूसरे को दिया गया है, पावर ट्रांसफर के सिंबल के तौर पर भी, इंडिपेंडेंस को भी दिखा रहा है एक तरीके से। तो नेहरू ने अपने रेजिडेंस दिल्ली में भी कुछ समय के लिए इसको रखा था, फिर उसके बाद आनंद भवन म्यूजियम में रखा गया। वही बैकग्राउंड है, इतना ज्यादा दिखाया वो सिविल्स के मतलब का, इतनी ज्यादा कहानी आपको नहीं पढ़नी है। सेंगोल मैंने जो इतना डिटेल में लिखा है वो यूपीएससी के मतलब का है। 4 पॉइंट देगा सेंगोल के बारे में, कौन कौन सही है वो बताओ, 1 2 3 1 2 4, तब ये सब बैकग्राउंड काम का है। यूपीएससी वाले में सेंगोल 4 स्टेटमेंट लिखेगा, 1 2 4 1 2 3, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन जरूरत है, आपको नहीं जरूरत है। तो एक बस सेंगोल किस चीज का रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंस, सोवर्निटी, कल्चर और डाइवर्सिटी, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहां लगा है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, लोकसभा, स्पीकर की सीट के पास। चोल राजाओं के समय में भी सिंबल हुआ करता था, ब्रिटिश से इंडिया को पावर ट्रांसफर हुई तो भी ये सिंबल था। ठीक है। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बताया मैंने, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें पूरा एरिया डेवलप कर रहे हैं। पहले पुराना जो समय था, जो पुरानी बिल्डिंगें वगैरह बनी थी, ज्यादातर वो एरिया लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। पुरानी जो बिल्डिंगें वगैरह थी वहां जो पुराना ये पूरा एरिया, पार्लियामेंट है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये पूरा एरिया ही लुटियन ने और हर्बर्ट बेकर, इन लोगों ने मिलकर डिजाइन किया था उस समय। तो काफी पहले की डिजाइन थी, स्ट्रक्चर भी कमजोर हो गया तो उसको डेवलप करने की जरूरत थी। तो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इस मंत्रालय के अंतर्गत काम शुरू हुआ। 2600 करोड़ का प्रोग्राम। क्लियर है। जो पुरानी बिल्डिंगें थी, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने ब्रिटिश के टाइम पे सब डिजाइन किया था ये सब। अब काफी टाइम हो गया था, लंबे समय चर्चा चल रही थी कि स्ट्रक्चर पुराना हो गया, कहीं बिल्डिंग ना गिर पड़े, नई बिल्डिंग बनाई जाए। तो बजट 22-23 का बजट जो आया, ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनको ये प्रोजेक्ट, इस मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आया, सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें ये सब बिल्डिंग वगैरह बननी है, एरिया बनना है।
इस मंत्रालय ने फिर टेंडर वगैरह निकाले, कंपनीज को प्रोजेक्ट दिए, कुछ टाटा को गया, कुछ एल&टी को, अलग अलग कंपनीज को प्रोजेक्ट गया। सेंट्रल विस्टा। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी ऑलरेडी पता है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? चैट जीपीटी, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये क्वेश्चन है। देखो, चैट जीपीटी ऑलरेडी आप जानते हैं, आप नोट्स लिखवा लो, कोई क्वेश्चन पूछो उसका आंसर मिल जाए। चैट जीपीटी आप सब लोग फेमिलियर हैं। इसको बनाया किसने था? ओपन एआई कंपनी, ओपन एआई ने इसको बनाया था। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। ये भी आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एआई, एक को बोलते हैं वीक एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है वीक एआई। वीक एआई का मतलब है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने कुछ बनाया है, स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने कुछ तैयार किया है। जैसे आप कहें कि अलेक्सा पे आपने वॉइस कमांड दिया और उसने आपकी पसंद का गाना चला दिया, वो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए डिजाइन हुआ है, तो ये वीक एआई है। और आपने मल्टीपर्पस रोबोट बना दिया, जैसे ऑप्टिमस रोबोट, एलॉन मस्क डिजाइन कर रहे हैं ऑप्टिमस नाम का रोबोट, ये सुना होगा नाम आपने। स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जांपल है वो, कि वो मल्टीटास्किंग होगा, मल्टीपल काम करेगा, ह्यूमन के बड़ा क्लोज ले आ रहा है वो रोबोट को। तो स्ट्रॉन्ग एआई जो होता है वो मल्टीटास्किंग होते हैं, जैसे कि रोबोट बनाना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वीक एआई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, जैसे आईआरसीटीसी की साइट पे गए, आस्क दिशा, आपने अपनी क्वेरी पूछी, उसने जवाब दे दिया। आजकल एजुकेशन कोचिंग के ऐप में देखेंगे, आप अपनी क्वेरी डालोगे, ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाएगा, जोमेटो स्विगी वगैरह पे। वो वीक एआई एक पर्टिकुलर काम के लिए है। वो एलेक्सा, सीरी, ये सब कॉर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का, ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए है। पर आप प्रॉपर रोबोट डिजाइन कर रहे हो, रोबोट वगैरह बना रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मल्टीटास्किंग के लिए है, वो स्ट्रॉन्ग एआई का पार्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऑप्टिमस रोबोट, अभी ऑप्टिमस आगे लिखा है, बता रहा हूं। तो चैट जीपीटी समझ आपको आ गया, ये आपकी वॉइस को कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में, वॉइस टू टेक्स्ट। तो एआई का एग्जांपल तो है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, वॉइस टू टेक्स्ट। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट वर्ड तो समझ आ गया, जीपीटी का क्या मतलब? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। पर जो चीजें पहले से पड़ी होंगी नेट के ऊपर, वहीं से पिक करता है वो। अब जैसे विकिपीडिया में काफी सारी इंफॉर्मेशन गलत पड़ी है, तो चैट जीपीटी पे आप ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते। आप चैट जीपीटी को बोलो कि भाई ये चीज बनाओ, हमें ये आंसर कर दो, तो चैट जीपीटी जो नेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वही पिक कर लेगा। जैसे आप कहो नेशनल गेम इंडिया का, वो दो चार जगह सोर्स ढूंढ के वहीं से पिक कर लेगा, क्या पता कहीं हॉकी, कई जगह हॉकी पड़ा हुआ जो कि गलत आंसर है। तो चैट जीपीटी जो डाटा दे रहा है, आप उसको आंख बंद करके बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि नेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ही वो रैंडमली पिक कर लेगा, और अगर इंफॉर्मेशन गलत पिक हो गई तो गलत ही जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सीधे सीधे उसको बिलीव नहीं किया जा सकता। ठीक है पर जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई ऐसे वैसे लिखवाना, तब उस चीज में ये काम कर जाता है। तो चैट जीपीटी फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये फुल फॉर्म है। किसने बनाया था इसको? ओपन एआई, ओपन एआई कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ओपन एआई, एआई मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फीचर लिमिटेशन वगैरह क्या है, फायदे नुकसान वगैरह क्या है, वो लिख दिए मैंने, डिटेल आईसीटी में पढ़ाया था मैंने, आईसीटी का टॉपिक है। साइंस एंड टेक का पार्ट भी है, यूपीएससी का मतलब का भी है, आईसीटी का पार्ट भी है। तो प्रॉपर मैंने इसमें फायदे नुकसान सब बता रखे हैं, क्या लिमिटेशन वगैरह है। आपके मतलब का इतना ही है, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, किसने बनाया था, खत्म बात। अब नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज में एक या दो लेक्चर आपके पड़े हुए हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में नोबेल प्राइज बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखा है। नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, कौन सा कंट्री नोबेल प्राइज देता है। अब 22 तक के मैंने पढ़ा दिए थे, 23 वाले अक्टूबर में मिलते हैं ये अवार्ड, और 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, है ना, ये दिए जाते हैं अक्टूबर के महीने में। तो 23 वाले नोबेल प्राइज भी आ गए। अब पूरा बैकग्राउंड हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है, अब हमें पढ़ना है नए वाले नोबेल किसको किसको मिले हैं, किस काम के लिए मिले हैं। ठीक है, 6 कैटेगरी में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। मैं रिपीट कर देता हूं, सुन लो ध्यान से, नए बच्चे सुने ध्यान से।
और नोबल का वीडियो पढ़ा भी हुआ है, नोबल वाला लेक्चर पढ़ा हुआ है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, मेडिसिन वाली कैटेगरी को ही फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजिक्स में देते हैं, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, मेडिसिन वाले को फिजियोलॉजी भी कहते हैं। 3 हो गए। चौथा है लिटरेचर में, पांचवा है पीस कैटेगरी में। ओरिजिनली यही 5 कैटेगरी में नोबल दिया जाता था। जब 1901 में शुरुआत हुई थी तो यही 5 कैटेगरी में दिया जाता था। इकोनॉमिक साइंसेस ये 1969 बहुत बाद में जुड़ा है, छठी कैटेगरी है इकोनॉमिक्स वाली। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, मेडिसिन वाले को ही फिजियोलॉजी कहते हैं। लिटरेचर और पीस 5 हो गए। छठी कैटेगरी इकोनॉमिक साइंसेस 1969 बाद में जुड़ा है, जबकि नोबल तो 1901 से शुरू हो गए थे देना। एल्फ्रेड नोबल के नाम पे दिया जाता है, जिसने डायनामाइट की खोज की थी और स्वीडन का रहने वाला था। स्वीडन का साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबल, डायनामाइट का इन्वेंटर, उसके नाम पे दिया जाता है। पूरी कहानी सब बताई हुई है। और नॉर्वे और स्वीडन ये 2 कंट्री नोबल प्राइज देते हैं। कौन सा प्राइज कौन देगा? नोबल पीस प्राइज नॉर्वे देता है, बाकी 5 स्वीडन देता है। तो एल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। पीस कैटेगरी को छोड़कर बाकी 5 नोबल देता है स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सेरेमनी होती है। ठीक, 7-8 करोड़ रुपए से ऊपर मिलता है इसमें। अभी तो प्राइज मनी और बढ़ चुकी है, ये 7-8 करोड़ के ऊपर मिलता है पैसा इसमें। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सेरेमनी होती है। 5 कैटेगरी का नोबल वहां मिलता है, अलग अलग दिन। और पीस कैटेगरी के लिए देता है स्वीडन का नेबरिंग कंट्री है नॉर्वे, जिसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, अर्धरात्रि का सूर्य बोलते हैं। उसकी लोकेशन ऐसी है। और नॉर्वे जो है उसकी राजधानी है ओस्लो। तो नोबल पीस प्राइज की सेरेमनी जो होती है वो ओस्लो में होती है। तो 6 कैटेगरी में नोबल दिया जाता है। 5 कैटेगरी में स्वीडन सेरेमनी कराता है अपनी कैपिटल स्टॉकहोम में। पीस कैटेगरी के लिए नॉर्वे सेरेमनी होती है ओस्लो में। ठीक, 1901 से दिए जा रहे हैं। 1969 इकोनॉमिक्स वाला बाद में शुरू हुआ था। टोटल अभी 6 कैटेगरी है इसमें। एल्फ्रेड नोबल स्वीडन के साइंटिस्ट, डायनामाइट के इन्वेंटर, उनके नाम पर है। इंडिया में किन किन लोगों को मिला है वो सब पिछला नोबल के लेक्चर में सब बताया हुआ है मैंने। टैगोर को मिला, सीवी रमन को मिला, पूरी लिस्ट वगैरह सब बता रखी है। किस काम के लिए मिला वही बताया है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उस पर। नोबल तो कई बार चर्चा की है मैंने। अब देखो 2023 में नोबल किसको किसको मिला, और नोबल से क्वेश्चन बहुत चांस रहते हैं पूछेगा, चाहे पीसीएस कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी, कुछ भी दो भाई। प्राइस में सबसे बड़ा प्राइस दुनिया में नोबल है। तो नोबल में कैटेगरीज 2023 में किस कैटेगरी के लिए किसको मिला है? फिजिक्स के लिए मिला है 3 लोगों को, और मैक्सिमम 3 लोगों को दे सकते हैं एक बार में। ज्वाइंटली अगर कोई काम हुआ है और ज्वाइंटली अगर दिया जाना है तो मैक्सिमम एक बार में 3 लोगों को दे सकते हैं। तो फिजिक्स में 3 लोगों को इस बार जो मिला है, इसमें है पियरे अगोस्टिनी। नाम मैंने फिर से बताया कि अपने हिसाब से नाम याद कर लो। जहां पे भी नाम अजीब सा लगे अपने हिसाब से कोई नाम शॉर्ट में बना लो उसको। ऑप्शन जब 4 आएंगे आसानी से बता लोगे। ठीक है, पियरे एगोस्टेनी कहाँ के? फ्रांस के। स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन क्या आए पहले 1-2 बार पूछा, साइंटिस्ट का नाम लिख दिया, ये किस कंट्री के हैं ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन आया। मैंने ब्रैकेट में देखो जानबूझ के कंट्री के नाम लिख दिए हैं। एसएससी वगैरह में, सीजीपीटीए में नहीं पूछेगा, कंट्री के नाम पूछता है स्टेट पीसीएस के अंदर जानबूझ के, कि कुछ क्वेश्चन ना बने, नहीं तो मेरिट पूरी चली जाएगी। जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो मैंने साइंटिस्ट का नाम भी लिख दिया है। आप लोग नाम मत याद करो, एयरपोर्ट अथॉरिटी में नहीं है नाम, ये कंट्री नहीं पूछेगा। स्टेट पीसीएस में केवल कंट्री का ही पूछ लेता है। तो 2023 का नोबेल प्राइज फिजिक्स पियरे एगोस्टिनी, फेरेन क्रॉस और एनी हुलियर, 3 लोगों को मिला है। लाइट संबंधित रिसर्च है इनकी। लाइट संबंधित रिसर्च कि लाइट का जो फ्लैश होता है, लाइट के फ्लैश में इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने कुछ रिसर्च की है। लाइट का जो फ्लैश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन संबंधित कुछ रिसर्च की है इन्होंने। तो फिजिक्स के लिए नोबेल 23 में पियरे एगोस्टिनी, फेरेन क्रॉस, एने हुलियर। 3 नाम की बजाय 1 ही 2 याद रह जाएंगे तो भी बन जाएगा, क्योंकि जब पूछेगा नोबेल फिजिक्स किसको मिला है तो तीनों का नाम लिखेगा। 3 ना याद कर पाओ, 1 ही 2 याद रह जाए तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन टिक करने से मतलब है। तो 2023 का नोबेल प्राइज फिजिक्स इन तीनों को मिला, एगोस्टिनी, क्रॉस एंड हुलियर। एक्सपेरिमेंटल मेथड that generate attosecond
मतलब टाइम का बहुत कम फ्रैक्शन, एटो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ऑटो सेकेंड। तो एटो सेकेंड जो पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन मैटर, मतलब लाइट के फ्लैश में इलेक्ट्रॉन संबंधित रिसर्च है इनका। They have created flashes of light that are short enough to take a snapshot of electron। मतलब इलेक्ट्रॉन की फोटो आप ले सकते हो। बचपन से क्या पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, क्लाउड की फॉर्म में नजर आता है, ऐसा देखा ना बचपन से आपने सुना, क्लाउड की फॉर्म में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन वैसे नहीं दिखता। इन्होंने क्या किया है, लाइट के फ्लैश में बहुत बहुत कम सेकंड के अंदर, बहुत कम सेकंड के अंदर स्नैपशॉट लेना इलेक्ट्रॉन का, ऐसा कुछ रिसर्च किया है। इसके लिए इनको मिला है नोबेल फिजिक्स। ये जो ब्रीफ पल्सेस ऑफ लाइट होंगी, इनका इस्तेमाल हम एटम और मॉलिक्यूल के अंदर चल रही चीजों को जानने में कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आपको समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिख गया, उसके बारे में पता लग गया, तो एटम और मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, गैप क्या क्या है, डिफेक्ट क्या है, बहुत सारी चीजों को आप जान पाएंगे। डिफेक्ट वगैरह के लिए तो और भी कई सारे तरीके होते हैं। डिफेक्ट जानने के लिए तो एक्सरे कई तरह की चीजें होती हैं, पर इलेक्ट्रॉन की जानकारी जब आपको मिलेगी तो एटम और मॉलिक्यूल के अंदर चल रही बहुत सारी चीजों को हम जान पाएंगे। तो पल्सेस ऑफ लाइट जो है यूज टू प्रोवाइड इमेजेस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के अंदर क्या चल रहा है, ये रिसर्च हमें उसमें मदद करेगी। अब सिविल सर्विसेज क्वेश्चन कैसे बना देगा, नोबेल फिजिक्स किस काम के लिए दिया गया है, यही लाइन पूछ बैठेगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि फ्लैश ऑफ लाइट में इलेक्ट्रॉन के बारे में स्नैपशॉट ले पाना, वो पूछ देगा किस काम के लिए मिला है। यूपीएससी में यह अंतर आ जाएगा, सिविल सर्विसेज क्वेश्चन को यही बदल देता है। आपसे पूछ लेगा किसको मिला, साइंटिस्ट का नाम बताओ, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए किसको मिला, भाई कोविड का वैक्सीन बना, इतनी बड़ी महामारी और कोविड का वैक्सीन बना, ये बहुत बड़ी रिसर्च थी। और मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए होते हैं, ये वायरस जो होता है, वायरस बना होता है प्रोटीन प्लस या तो डीएनए या तो आरएनए, कोई एक चीज और होगी। जो भी वायरस बना होता है वो बना होता है प्रोटीन का प्लस या तो डीएनए या तो आरएनए, कोई एक चीज और होगी। आरएनए वाले वायरस जो होते हैं उनका नेचर ही होता है म्यूटेट करना, लगातार अपनी शेप को बदलते रहना। और आप जो दवाई बनाएंगे, वायरस पूरी कोशिश करेगा उससे बचने की और अपना रूप बदलने की। बहरूपिया है, बहरूपिया क्लाउन मान लो एक तरीके से। तो वायरस का जो नेचर, वायरस होता क्या है, लिविंग कि नॉन लिविंग, पढ़ाया हुआ है लाइफ साइंस में। वायरस जहां रहेगा वैसा रहेगा। नॉन लिविंग चीज पे वायरस पड़ा है, नॉन लिविंग है। पर अगर किसी मीडियम के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मच्छर के द्वारा अगर वो बॉडी में चला जाए, सिर्फ लिविंग बॉडी में ही वायरस सर्वाइव कर सकता है। वायरस सिर्फ एक्ट कर सकता है लिविंग बॉडी के अंदर। तो वायरस क्या है, लिविंग कि नॉन लिविंग, दोनों है। नॉन लिविंग चीज पे नॉन लिविंग है और लिविंग चीज में वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है वायरस। दीपक गलत आंसर कर रहा, नॉन लिविंग नहीं। वायरस लिविंग नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी है। नॉन लिविंग पे नॉन लिविंग, लिविंग के अंदर लिविंग की तरह बिहेव करता है। वो अपनी एनर्जी ही लिविंग बॉडी से ही ले सकता है। वायरस प्लांट के अंदर भी रह सकता है, एनिमल बॉडी में भी रह सकता है, इवन बैक्टीरिया के अंदर भी रह सकता है। किसी भी लिविंग बॉडी में रहकर उसकी सेल से एनर्जी खींचता है, ठीक है। एंटीबायोटिक दवाएं वायरस पर इफेक्ट नहीं डाल पाती क्योंकि वायरस का अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। वो होस्ट सेल के अंदर जो मेजबान है, जिसके घर में घुस गया है, उसी के घर से फायदा ले रहा है। वायरस कभी भी डेड मैटर को ब्रेक नहीं करता, लिविंग बॉडी के अंदर रहता है। तो क्या वायरस डिकम्पोजर है, क्या वायरस डिकम्पोज कर सकता है? डिकम्पोज का मतलब डेड मैटर को खाने वाला। डेड मैटर को बैक्टीरिया खाएगा, फंगस खाएगा। क्या वायरस डेड मैटर को खा सकता है? नहीं। डेड मैटर पे वायरस खुद डेड की तरह पड़ा रहेगा। लिविंग बॉडी के अंदर वायरस नुकसान कर सकता है, बीमारी कर सकता है। तो वायरस पैरासाइट है, डिकम्पोजर नहीं। पैरासाइट का मतलब जिस थाली में रहेगा उसमें छेद करेगा। जिस लिविंग बॉडी में रह रहा है, फायदा ले रहा है, उस बॉडी को बदले में नुकसान दे रहा है। पैरासाइट का मतलब ये होता है। पैरासाइट वर्ड हम यूज करते हैं लिविंग के कंटेक्स्ट में, कि लिविंग बॉडी के अंदर जो सर्वाइव कर रहा है और लिविंग बॉडी को नुकसान दे रहा है, वो पैरासाइट है। लिविंग बॉडी में जो रह रहा है और बदले में लिविंग बॉडी को नुकसान दे रहा है, वो पैरासाइट है। डेड मैटर को जो ब्रेक कर रहा है, वो डिकम्पोजर है, जिसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं या सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। याद आ गया? डेड मैटर को खाने वाला डिकम्पोजर है या सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉफ। तो वायरस डिकम्पोजर नहीं है, बैक्टीरिया फंगस डिकम्पोजर है।
वायरस पैरासाइट की तरह काम करता है, लिविंग बॉडी में ही जिंदा रह सकता है। तो मैंने बताया वायरस प्रोटीन प्लस या तो डीएनए आरएनए का बना होता है। आरएनए वाला वायरस अगर होगा, बहुत तेज वो म्यूटेट करता है, लगातार अपनी शेप को बदलता रहता है। यही कारण है कि इनके वैक्सीन वगैरह बनाना बहुत टेढ़ा काम है। एड्स का वैक्सीन आज तक नहीं बना, कारण क्या है? वो भी आरएनए वायरस है। एड्स का वैक्सीन आरएनए वायरस है, इसीलिए जल्दी नहीं बना सकते, म्यूटेट कर जाएगा। कोविड इतनी बड़ी महामारी थी, इतनी मौतें हो रही थी, तो जल्दबाजी में वैक्सीन बनाने पड़े। और आजकल आप देख रहे हैं यंग जनरेशन में जो हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं, एक रिसर्च क्या कह रही है कि कोविड वैक्सीन एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से यूथ में हार्ट अटैक बढ़ रहा है, या फीमेल के अंदर आजकल प्रॉब्लम बहुत हो रही है, गायनी की प्रॉब्लम हो रही है। एक ये भी डिस्कशन शुरू हो गया ना कि जो कोविड में लोगों को वैक्सीन लगे, कोविड से तो बचा लिया, क्या कहीं उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है जो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, या फीमेल के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, गायनी की प्रॉब्लम्स आ रही है, कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। एक ये भी डायमेंशन खुल गया है, और डॉक्टर उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, उस पॉसिबिलिटी को डॉक्टर डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को रोकने के लिए आपने वैक्सीन बना तो दिया, लोग बच तो गए, पर दूसरी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। कुछ रिसर्च ऐसा कह रही है, कुछ डॉक्टर भी ऐसा कह रहे हैं। तो आरएनए वायरस जो है, इसका तो नेचर ही है म्यूटेट करने का। कोविड वाला वायरस भी एक आरएनए वायरस ही था, इसीलिए बार बार आप सुन रहे हैं नए रूप में आ रहा है। नए रूप में क्या आ रहा है? म्यूटेट करेगा, म्यूटेशन उसका उसका स्वभाव है आरएनए वायरस का। अब इस बार की जो रिसर्च थी केमिस्ट्री में जो मिला है नोबेल, वो इसी काम के लिए मिला है, सॉरी मेडिसिन में। मेडिसिन वाला जो मिला है वो इसी काम के लिए मिला है। अभी हम उसकी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो मेडिसिन वाला जो मिला है वो इसी रिसर्च के लिए मिला है। तो मेडिसिन के लिए नोबेल दिया गया है कैथलीन करिको। कैथलीन करिको, तो कैथलीन वर्ड चाहे तो बस याद कर लो, और ड्रू विजमैन। कैथलीन करिको और ड्रू विजमैन, इनको दिया गया है नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन कैटेगरी बोली जाती है। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं होता। मैथमेटिक्स के लिए दो सबसे बड़े अवार्ड हैं, एबल प्राइज और फील्ड्स मेडल। मैथमेटिक्स के दो सबसे बड़े सम्मान हैं, एबल प्राइज और फील्ड्स मेडल, बताए हैं मैंने पहले। अपडेशन वाला जो पार्ट होगा 23 वगैरह का, देखो वो भी लिखवा रखा था वहां पे। तो एबल और फील्ड्स मेडल मैथमेटिक्स के लिए हैं, वो अलग हैं। नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में नहीं होता। एबल प्राइज हर साल दिया जाता है, फील्ड्स मेडल हर 4 साल में दिया जाता है। तो पुराना लेक्चर अवार्ड ऑनर का देखोगे, उसमें बताया हुआ है फील्ड्स मेडल और एबल प्राइज भी। तो कैथलीन करिको और ड्रू विजमैन को जो मिला है, कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन वगैरह बनी थी, आरएनए वैक्सीन, बताया ना आरएनए वायरस है ये। तो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए। इससे कोविड 19 का वैक्सीन जो तैयार किया गया, उसमें इन लोगों का जो काम था उसके लिए कैथलीन करिको और ड्रू विजमैन को मिला है। कोविड 19 का जो वैक्सीन था, एमआरएनए वैक्सीन, उस संबंधित रिसर्च के लिए मिला है, बस इतना याद रखना है। केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में क्या काम हुआ है? क्वांटम एलईडी, ये एलईडी वगैरह के वर्क के लिए दिया गया है, क्वांटम डॉट्स संबंधित। तो 2023 का केमिस्ट्री नोबेल बवेंदी, ब्रूस और एकीमोव, केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, बवेंदी, ब्रूस और एकीमोव। क्या चीज के लिए? क्वांटम डॉट्स संबंधित वर्क के लिए। क्वांटम डॉट्स क्या है? जो आजकल ये टेलीविजन स्क्रीन, एलईडी लैंप, उन सब चीजों में, जैसे डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, डॉक्टर जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, वो कैमरा डाल के सर्जरी करते हैं, तो उसमें लाइट सोर्स भी तो लगा रहता है, उनको कैसे दिखेगा अंदर कौन सा बॉडी ऑर्गन कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो सर्जरी वगैरह की जाती है, सर्जरी वगैरह में भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जब होती है, तो उसमें लगा रहता है एलईडी लैंप, वो दिखाएगा कहाँ कहाँ कौन सा बॉडी पार्ट है। तो बहुत अच्छी क्लैरिटी होना, ट्यूमर वगैरह के टिश्यू तक की क्लैरिटी होना, बहुत अच्छी इमेज दे पाना, बहुत अच्छी क्वालिटी नजर आए, अंदर पार्ट नजर आए, उसके लिए काम है इसका। सर्जरी वगैरह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्वांटम डॉट्स की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एंड नाउ स्प्रेड देयर लाइट फ्रॉम टेलीविजन स्क्रीन एंड एलईडी लैंप, दे कैटलाइज केमिकल रिएक्शन एंड देयर क्लियर लाइट, इतनी क्लियर लाइट होती है कि ट्यूमर के टिश्यू तक नजर आ जाते हैं। सर्जन वगैरह जो हैं वो ट्यूमर के टिश्यू तक को देख पाते हैं, इतनी हाई क्लैरिटी और इतनी अच्छी विजिबिलिटी होती है। क्वांटम डॉट्स की जो रिसर्च है, क्वांटम डॉट्स की जो रिसर्च है, सर्जन जब दूरबीन वगैरह से ऑपरेशन करते हैं तो ट्यूमर के टिश्यू वगैरह तक को वो क्लियरली देख पाते हैं, इतनी अच्छी क्लैरिटी की लाइट। तो क्वांटम डॉट्स, एलईडी लैंप,
क्लैरिटी, लाइट, उससे संबंधित केमिस्ट्री का नोबेल मिला है, खत्म हो गई बात। ठीक है। लिटरेचर में किसको दिया गया है? नॉर्वे के ऑथर हैं जॉन फॉसी। नॉर्वे के ऑथर जॉन फॉसी। फॉसी वर्ड बस ध्यान रख लो, क्या क्या किताब वो सब नहीं पढ़ना, खाली फॉसी को मिला है लिटरेचर के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है पीस का पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है पीस के लिए, बताइए किसको दिया गया। पीस के लिए मैंने बताया था नोबेल प्राइज जो है यूरोपियन लोग दे रहे हैं ना, स्वीडन नॉर्वे यूरोपियन है, यूरोपियन अमेरिका के चेले हैं, अमेरिका के दोस्त हैं। तो ज्यादातर जो यूरोप और अमेरिका के अगेंस्ट वाले कंट्री हैं, यूरोप और अमेरिका के अगेंस्ट में कोई कंट्री है और वहां पर कोई पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा हो, ज्यादातर वहां पर देते हैं। जैसे मान लो अमेरिका यूरोप का एंटी चाइना, और चाइना के अंदर कोई रिवोल्ट कर रहा हो, कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो सरकार का, उसको दे देंगे मैक्सिमम टाइम। आप देखोगे अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो पिछले बार क्या किया, रशिया और बेलारूस के अंदर मान लो कोई अपोज कर रहा है, उसको दे देंगे। अब ईरान भी क्या है, एंटी है, अमेरिका यूरोप का एंटी है, तो ईरान की एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी 10 साल की जेल हो रखी है, इनको दे दिया नोबेल। ईरान की एक्टिविस्ट हैं नरगिस मोहम्मदी, 2023 का नोबेल पीस इनको दिया गया है, 10 साल की जेल हो रखी है इनको। मैक्सिमम टाइम आप ऐसे ही देखोगे। ईरान अमेरिका का जो दुश्मन हो, मतलब ईरान अमेरिका का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति है, उसको नहीं देंगे। अमेरिका में भी तो लोग विरोध करते हैं, यूरोप में भी करते हैं, उनको नहीं देंगे। देंगे किसको? उनके एनिमी कंट्री के अंदर कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो गवर्नमेंट का, कि चाइना के अंदर कोई व्यक्ति चाइना का विरोध कर रहा हो, ईरान का कोई व्यक्ति ईरान का विरोध कर रहा हो, ताकि दुनिया में मैसेज जाए कि देखो इनको नोबेल दिया, तो लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे कि देखो ये ईरान को क्रिटिसाइज कर रहा है, या ईरान का विरोध कर रहा है, या ईरान चाइना कितने गड़बड़ कंट्री है, ये मैसेज जाए पूरे दुनिया में। तो नरगिस मोहम्मदी 2023 का नोबेल पीस प्राइज मिला है। विमेन की जो स्थिति है उसके लिए काफी काम कर रही है। ईरान में जो विमेन की स्थिति है उसमें सुधार हो, ह्यूमन राइट्स मिले, सबको आजादी मिले, उसके लिए काम करती है ये। 10 साल की जेल हो रखी है, इनको दिया गया नोबेल पीस। इकोनॉमिक साइंसेस के लिए मिला है क्लॉडिया गोल्डिन। इन्होंने एक रिसर्च की है कि महिलाएं उसी काम को फीमेल कर रही है जिस काम को मेल कर रहे हैं, पर फीमेल को उतना पेमेंट नहीं मिल पाता, उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो पा रही। ऐसा क्यों है? जेंडर गैप है ना, वही काम मेल करेगा और वही काम फीमेल करेगी, सेम वर्क के लिए सेम पेमेंट नहीं मिलता दोनों को, मेल को ज्यादा पेमेंट मिलती है, फीमेल को कम मिलता है। तो इकोनॉमिक्स में इस जेंडर गैप के ऊपर इनकी रिसर्च है, इनको मिला है नोबेल इकोनॉमिक्स। थर्ड वुमेन है आज तक जिसको नोबेल मिला है, इससे पहले 2 वुमेन और रही हैं जिनको नोबेल मिला है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो क्लॉडिया गोल्डिन नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स, इनको किस रिसर्च के लिए मिला है? लेबर मार्केट में जेंडर गैप की समस्या के लिए। लेबर मार्केट में जेंडर गैप की समस्या है, इनका जो वर्क है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों वुमेन उनको कम पैसा मिलता है मेन के मुकाबले उसी काम को करने के लिए, उसी काम को करने के लिए। हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं, अमेरिका की हैं, हार्वर्ड की प्रोफेसर हैं, और इकोनॉमिक्स के अंदर ओवरऑल थर्ड वुमेन है जिनको नोबेल मिला। मैं ओवरऑल थर्ड वुमेन नहीं बोल रहा हूं, इकोनॉमिक्स के अंदर थर्ड वुमेन है, उससे पहले 2 वुमेन और रही हैं, उनको मिला है। तो क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया। छोटे मोटे क्वेश्चन कुछ और। मिस यूनिवर्स 2023 दे दिया गया अवार्ड, मिस यूनिवर्स 2023 का अवार्ड दे दिया गया है सैनिस पेलेसियोस। अब ये अपनी भाषा में पलेचियो एलेचियो पढ़ते होंगे। अरे इटालियन टैलेंट नाम जो होते हैं सेंट्रल अमेरिका वगैरह में, अब साफ साफ अंग्रेजी के हिसाब से पेलेसियोस लिखा है, उनकी भाषा में पलेचियो पढ़ देंगे वो, तो फालतू बात नहीं करनी। शैनीस पेलेशियो ये है निकारागुआ की, इनको मिला है मिस यूनिवर्स टाइटल। एल सल्वाडोर में प्रोग्राम हुआ था, वहां दिया गया है। शैनीस पेलेशियो निकारागुआ की 72वां मिस यूनिवर्स टाइटल एल सल्वाडोर में आयोजन हुआ है, इनको दिया गया। कई सारे विदेशी ब्रांड वांड है, नाम पढ़ोगे तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। अब लुइस विट्टन कई लोग बोलते हैं, वहां पढ़ोगे लुइस वितो है वो। तो शैनीस पेलेशियो निकारागुआ 72 नंबर टाइटल मिस यूनिवर्स का आयोजन किया गया। एल सल्वाडोर कंट्री सेंट्रल अमेरिका का एक आइलैंड कंट्री है, ये सेंट्रल अमेरिका में एक आइलैंड कंट्री है। मिस वर्ल्ड 2000
21 में मिला था कैरोलिना बिलेवेस्का को, पोलैंड की। 21 में मिला था कैरोलिना बिलेवेस्का पोलैंड की, वो मैंने पढ़ाया था पिछली बार। कैरोलिना बिलेवेस्का को मिला था 21 में, और 22 वाला आयोजन हो नहीं पाया कुछ कारणों से, 22 में नहीं मिला मिस वर्ल्ड। अब वो डिले हो गया, 23 में इंडिया आयोजन करने जा रहा है, ये क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड का आयोजन इंडिया करने जा रहा है 2000, ये मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन इंडिया कर रहा है। 71st मिस वर्ल्ड टाइटल दिया जाएगा इसमें, 71st मिस वर्ल्ड टाइटल। क्वेश्चन क्या है, मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता कहां पर आयोजित होगी? कहीं और होता तो नहीं पूछता, क्योंकि इंडिया आयोजित करेगा इसलिए क्वेश्चन है, इंडिया आयोजित कर रहा है इसलिए क्वेश्चन है। वर्ल्ड कप क्रिकेट इंडिया में हुआ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, कितनी बार ऑस्ट्रेलिया जीत गया वर्ल्ड कप, ये सब भी क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई वर्ल्ड कप इंडिया आयोजित किया, वो भी क्वेश्चन है। लार्जेस्ट हिंदू टेंपल एशिया के बाहर, देखो अक्षरधाम के जो 3 टेंपल, एक तो गुजरात, दिल्ली, एक न्यू जर्सी में टेंपल बनाया है, न्यू जर्सी में एक टेंपल बनाया है। अक्षरधाम वाला जो ग्रुप है उन्हीं लोगों ने बनवाया, स्वामी नारायण जो संस्था है। तो लार्जेस्ट हिंदू टेंपल एशिया के बाहर न्यू जर्सी में ओपन हुआ है, रॉबिन्स विले टेंपल, वो जगह है वहां पे, रॉबिन्स विले टेंपल। बाप्स वर्ड देखो, BAPS, पोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। तो स्वामी नारायण वाली संस्था जो है, गुजरात में भी अक्षरधाम टेंपल, दिल्ली में भी, अब इन्होंने अमेरिका में ही बना दिया, न्यू जर्सी में। तो एशिया के बाहर सबसे बड़ा टेंपल है। अक्षरधाम वाले टेंपल में दिल्ली वाला टेंपल बहुत बड़ा, दिल्ली वाला टेंपल। और अगर हर तरह के हिंदू टेंपल की बात करें तो विष्णु टेंपल अंकोर वाट में, कंबोडिया में विष्णु टेंपल, वो काफी बड़ा टेंपल है। अगर स्वामी नारायण अक्षरधाम टेंपल की बात करें तो दिल्ली वाला एरिया बहुत बड़ा है। अगर हर तरह के टेंपल की बात कर लोगे तो कंबोडिया में अंकोर वाट जो विष्णु टेंपल है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था 11वीं सेंचुरी में, 11वीं सदी में, जीके में ही बताया हुआ है मैंने अंकोर वाट। तो अंकोर वाट जो टेंपल है कंबोडिया, एशिया में अगर बात करें वो सबसे बड़ा। तो लार्जेस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्स पूरे वर्ल्ड में अंकोर वाट, तो इसीलिए हमने कहा कि एशिया के बाहर अगर कहेंगे तो सबसे बड़ा टेंपल न्यू जर्सी अमेरिका में बना, पर पूरे वर्ल्ड का मिला लोगे अगर हिंदू टेंपल की बात करोगे तो अंकोर वाट कंबोडिया नंबर 1 पे है। एशिया के बाहर बात करेंगे तो न्यू जर्सी वाला टेंपल सबसे बड़ा बनाया है एशिया के बाहर, क्योंकि इंडिया का अक्षरधाम भी बड़ा है, कंबोडिया का अंकोर वाट भी बड़ा है। तो एशिया के बाहर अगर देखोगे तो न्यू जर्सी में बहुत बड़ा टेंपल बनाया गया। पर पूरी दुनिया में जितने हिंदू टेंपल है उनमें सबसे बड़ा टेंपल की बात करोगे, लॉर्ड विष्णु का टेंपल है अंकोर वाट कंबोडिया में। पहले भी कई बार जिक्र किया है मैंने इसका। अंकोर वाट कंबोडिया, सूर्यवर्मन द्वितीय राजा हुआ करता था, ये लिखा 11वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय राजा हुआ करता था, 11वीं-12वीं सदी की बात है, इसने बनवाया था। यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल है ये कंबोडिया का अंकोर वाट, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल है। काफी बड़ा गोल्ड रिजर्व हाल ही में कहां पता चला है? जमुई। अब इसके अंदर और कोई इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है। काफी बड़ा गोल्ड रिजर्व पाया गया जमुई, बिहार में। अब 222.8 टन या कितना वो डाटा बोल रहे थे कि इतना गोल्ड मिला है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया कि इतना नहीं है। जब ये एक्सप्लोरेशन हुआ है, पता लगा, जब ये रिसर्च हुई है तो कुछ डाटा दिया गया कि इतना गोल्ड यहाँ पर हो सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कह दिया कि इतना नहीं है, ये गलत है डाटा, कि हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि इतना है वाकई में। तो इसी के ऊपर चर्चा चल रही है कि दोबारा फिर प्रोग्राम चलाया जाए, एक्सप्लोरेशन की जाए। भाई बिहार गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दिया कि एक्सप्लोरेशन किया जाए, गोल्ड निकाला जाए। तो ह्यूज गोल्ड रिजर्व जमुई बिहार में पाया गया, पर एग्जैक्ट क्वांटिटी के ऊपर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कह दिया भाई उतनी क्वांटिटी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं जितनी बताई जा रही है। तो क्वेश्चन बस एक ही लाइन है, काफी बड़ा गोल्ड रिजर्व भारत में पता चला है, कहां पर? तो आंसर हो गया जमुई, बिहार। लिथियम के डिपॉजिट भारत में कई जगह मिले, बताया था, रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर और दिकाना राजस्थान। लिथियम डिपॉजिट, लिथियम को भी व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, लिथियम को भी व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, प्लेटिनम को भी व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, बताया है। लिथियम को भी व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, प्लेटिनम को भी व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। लिथियम के काफी बड़े डिपॉजिट हाल ही में इंडिया में मिले,
रियासी जम्मू कश्मीर पढ़ा चुका हूं पहले, और देगाना राजस्थान। देगाना वाला जो रिजर्व है काफी बड़ा रिजर्व है वो, रियासी जम्मू एंड कश्मीर। तो लिथियम के डिपॉजिट इंडिया में रियासी और देगाना दोनों जगह पाए गए, रियासी जम्मू कश्मीर, देगाना राजस्थान। लिथियम को भी व्हाइट गोल्ड कहते हैं, प्लेटिनम को भी। व्हाट इज ऑप्टिमस? ह्यूमन रॉबोट। ह्यूमन रॉबोट मतलब ऐसा रॉबोट जो ह्यूमन की तरह काम करे, मल्टीटास्किंग। ऐसा रॉबोट जो ह्यूमन की तरह काम करे, मल्टीटास्किंग रॉबोट। किसका है ये? टेस्ला कंपनी। टेस्ला किसकी है? टेस्ला और स्पेस एक्स, एलोन मस्क। एलोन मस्क। तो ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रॉबोट का मतलब है ह्यूमन की तरह एक्ट करने वाला। तो ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रॉबोट है, टेस्ला ने डिजाइन किया है। प्रोटोटाइप इसका बना भी दिया इन्होंने, सितंबर में रिलीज किया था, सितंबर में इसका प्रोटोटाइप दिखा भी दिया इन्होंने। तो एलोन मस्क कह रहे हैं कि ऑप्टिमस का मास प्रोडक्शन करेंगे, इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में भविष्य में रोबोट ही काम करेगा। तो उस पर भी डिबेट शुरू हो गई कि कितना बड़ा खतरा है, ये तो मैन पावर को रिप्लेस कर देगा, रोजगार जो है खत्म ही हो जाएंगे। इसीलिए चर्चा थी इसके ऊपर। ये कह रहे हैं कि ऑप्टिमस का हम मास प्रोडक्शन करने वाले हैं और कॉस्ट वगैरह बहुत कम, इसकी कॉस्ट कार से भी कम आएगी। जितने में कार खरीदी जाती है उससे कम में रोबोट आ जाएगा, बोल रहा है। जितने में कार आती है उससे कम में रोबोट खरीद लिया जाएगा, इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में लग जाएगा, तो मैन पावर का काम खत्म। इसीलिए डिबेट चल रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा खतरा भी है। जब भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है ये डिबेट हमेशा रहती है कि टेक्नोलॉजी वरदान है कि अभिश्राप है। एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए थे एमएस स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरा बताया हुआ है। दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग। दुनिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी नॉर्मन बोरलॉग ने। उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड कहते हैं। उनके नाम पे बोरलॉग अवार्ड बताया था, एक बोरलॉग अवार्ड दिया जाता है एग्रीकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में। आइडिया लेकर लाल शास्त्री जी पीएम थे और फूड मिनिस्टर थे उस समय, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम के आइडिया पर एमएस स्वामीनाथन ने यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरुआत की। साइंटिस्ट थे, टेक्नोलॉजी के जानकार थे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जानते थे। साइंटिस्ट में भी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर संबंधित साइंटिस्ट थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में एमएस स्वामीनाथन की देन है। शास्त्री जी उस समय पीएम थे, सी सुब्रमण्यम फूड एंड एग्रीकल्चर मंत्री थे, उनका आइडिया था। सी सुब्रमण्यम के आइडिया पर एमएस स्वामीनाथन ने इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। तो दुनिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हीं को मिला था, ये भी क्वेश्चन है। वर्ल्ड फूड प्राइज एक दिया जाता है दुनिया में, सबसे पहले किसको मिला था? इन्हीं को मिला था। क्यों क्वेश्चन इनके बारे में चर्चा हो रही है? हाल ही में इनकी डेथ हो गई, एमएस स्वामीनाथन की अभी डेथ हो गई है, इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन है। तो जीएस में मैंने कई बार बताया कि इंडिया जब आजाद हुआ था गरीबी भुखमरी बहुत थी। अमेरिका से हम अनाज खरीदते थे और इतनी खराब क्वालिटी का अनाज वो भेजता था वो जानवर भी ना खाए। तो शास्त्री जी जब पीएम थे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया कि सोल्जर जो है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे और फार्मर जो है खेती करे। तो अब जितनी हमारे पास जमीन है, कैसे गरीबी भुखमरी खत्म होगी? हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, ज्यादा अनाज उगाना होगा। तो मेहनत भी करें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज। कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? जब आप हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज करेंगे, अच्छी क्वालिटी के बीज वगैरह डालेंगे, तो उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, और ये खुद साइंटिस्ट थे। अभी समझ आ गया पॉइंट? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा, तभी भुखमरी खत्म हो पाएगी। तो साइंस का इस्तेमाल और खेती दोनों को साथ लेकर चलना। तो एमएस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत के, दुनिया के नहीं। इनकी हाल ही में डेथ हो गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका क्या रोल रहा, अभी मैंने पूरी बात बताई है, वो यहाँ पे लिख भी दिया। तो हाई यील्डिंग व्हीट, इस तरह की चीजें जो है इंडिया में लाई जाएं, क्या रोल है सारा लिख दिया है। एमएस स्वामीनाथन ने क्या क्या काम किए। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी इन्हीं को मिला था, इनके कामों के लिए पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी इन्हीं को मिला था। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को दिया जाए उनकी क्रॉप के लिए, एमएस स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, उनका रिकमेंडेशन भी था। क्वेश्चन भी आएगा कि हाल फिलहाल में जो एमएसपी बहुत चर्चा में रहा कि किसानों को उनकी कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मिले, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। एमएस स्वामीनाथन कमेटी ही बनी थी एमएसपी के बारे में, उनकी रिकमेंडेशन सरकार ने मानी भी थी। तो ऑन द रिकमेंडेशन, स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस
शुड एटलीस्ट बी 50% मोर देन एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। ये इसी कमेटी का रिकमेंडेशन था। तो एम एस स्वामीनाथन ने भारत के लिए क्या क्या किया है वो सारी बातें मैंने बताई यहाँ पर, जो पॉइंट लिखे हैं एम एस स्वामीनाथन ने क्या क्या काम किए हैं ये सब। आईपी के टॉपिक में हमने पढ़ा था ना, प्लांट वैरायटी को लेकर भी नई नई तरह की प्लांट वैरायटीज वगैरह बने, ये एक्ट बना था, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी इन फार्मर एक्ट। आईपी के टॉपिक में जो आपने पढ़े थे आईपीआर में क्या क्या चीजें हैं, उसमें भी इनका रोल है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ये जो कानून बना था प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, इसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नई नई तरह की प्लांट वैरायटीज बनाई जाए, उसको प्रोटेक्ट भी कर लें, और उसको अगर कोई कॉपी कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो प्लांट वैरायटीज वगैरह को प्रोटेक्ट भी करना जरूरी है, ताकि ये वैरायटीज भारत से खत्म ना हो जाए, उनको कंजर्व करने की जरूरत है। यूनिक वैरायटीज जो इंडिया में है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, खत्म ना हो जाए, उनके सीड वगैरह भी प्रोटेक्ट कर लिए जाएं, कल को हम उसको उगा सकें, नहीं तो वो वैरायटीज खत्म हो जाएंगी। फार्मर कोई नई तरह की क्रॉप, कोई नई तरह की चीजें बना रहा है, उसको भी प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि उसको कमर्शियल लॉस ना हो जाए। क्लियर है? वही सब चर्चा इसमें कर रखी है एम एस स्वामीनाथन के बारे में, एक बार इसको रीड करना है। इनको पद्मश्री मिला हुआ है, रमन मैग्सेसे अवार्ड, फिलीपींस देता है रमन मैग्सेसे अवार्ड, वो भी इनको मिला हुआ है। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था सबसे पहला 1987 में, सबसे पहला वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हीं को मिला था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एम एस स्वामीनाथन एमिनेंट पर्सनैलिटी रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन है, अब इनकी डेथ हो गई। ऑपरेशन अजय, इजराइल और फिलिस्तीन, इनके बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिलिस्तीन वाला ग्रुप क्या नाम है, हमास, और उनको सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्ला, वो कहां का है, लेबनान का। इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट, फिलिस्तीन का ही रिवॉल्यूशनरी ग्रुप कह लो। अब इजराइल तो कहता आतंकवादी हैं, और फिलिस्तीन और कई लोग दुनिया में जो है वो कहते हैं कि ये क्रांतिकारी लोग हैं, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात सही भी है कि फिलिस्तीन का जो एरिया बहुत कम हो गया, काफी हिस्सा इसराइल ले लिया। फिलिस्तीन जितना बड़ा एरिया हुआ करता था, इसराइल ने वो एरिया काफी हद तक कब्जा कर लिया, और जो बचा खुचा है उसकी भी लड़ाई चल रही है। तो फिलिस्तीन का ग्रुप है हमास। अब मैं यहाँ पर क्रांतिकारी आतंकवादी दोनों नहीं बोल रहा हूं, मैं सिंपली कह रहा हूं यहाँ का ग्रुप है हमास, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने काफी एरिया इनका ऑक्युपाई कर लिया। हमास यहाँ का है, इनको सपोर्ट करने वाला ग्रुप है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला कहाँ का है, अब लगातार ये सारे ग्रुप न्यूज में है। हिजबुल्ला है लेबनान का, हमास को सपोर्ट हिजबुल्ला, हिजबुल्ला को सपोर्ट किसका, ईरान का। हिजबुल्ला लेबनान का ग्रुप है और इसको ईरान का सपोर्ट है। ईरान क्या है, अमेरिका इजराइल का एंटी, ईरान अमेरिका इजराइल का एंटी है। हिजबुल्ला ईरान समर्थित है, ईरान का सपोर्ट है, लेबनान का ग्रुप है ये। और हमास फिलिस्तीन का है। इसके अलावा और भी लोग शामिल हो रहे हैं। यमन का है हौथी, पता लगा सिविल्स में पूछ लेगा मैचिंग में। हौथी कहां का ग्रुप है, यमन का। हौथी जो है यमन में विद्रोही ग्रुप है, यमन में विद्रोही ग्रुप है, पर हमास को सपोर्ट करने वाला ग्रुप। अपने अपने जगहों पर तो ये विरोध करते रहे। हिजबुल्ला लेबनान में विरोध करता रहा है, हौथी यमन में विद्रोह करता रहा है, पर हमास को ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, हिजबुल्ला भी हौथी भी। लेबनान का कोई बहुत लेबनान का कोई सब वेलफेयर करने वाला ग्रुप नहीं हिजबुल्ला। लंबे समय तक कन्फ्लिक्ट चला है लेबनान की सरकार हिजबुल्ला के बीच में, वहां का आतंकवादी संगठन है। यमन में भी हौथीज लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी, सिविल वॉर में रहा यमन, यमन में चली है सिविल वॉर। तो लेबनान और यमन वहां के दोनों मिलिटेंट ग्रुप हैं हिजबुल्ला हौथी, पर हमास जो है हमास को सपोर्ट कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल में जो इंडियन फंसे उनको निकाल कर लेकर आने के लिए ऑपरेशन अजय, ये कहां पर चलाया गया, ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकाल के लाने के लिए। इजराइल में जो भारतीय फंसे हैं उनको निकाल कर लाने के लिए ऑपरेशन अजय। इजराइल में जो भारतीय फंसे हैं उनको निकाल कर लाने के लिए ऑपरेशन अजय। मालदीव में नए राष्ट्रपति बने हैं, जो कह रहा है कि इंडियन सेना के जो लोग मालदीव में डिप्लॉय हैं उनको हटा लिया जाए। अल्टीमेटम दे दिया था ना,
कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते कुछ टाइम दिया था, पता नहीं 3 दिन या 1 हफ्ते कुछ बोला था कि इतने टाइम में जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लोग मालदीव में है वो चले जाएं। इंडियन सपोर्टर नहीं है, ये एंटी इंडियन है। मालदीव में नया राष्ट्रपति बन गया है मोहम्मद मुइजू, ये चाइना का सपोर्टर है। ये मालदीव नजदीक में हमारे आइलैंड है तो हमारे लिए खतरा है। मोहम्मद मुइजू राष्ट्रपति बना है, चाइना का सपोर्टर है, इंडिया का एंटी है ये। तो मालदीव का नया राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, ये रिप्लेस किया है इब्राहिम सोली, ये हार गए। इब्राहिम सोली थे, ये हार गए। तो मालदीव में मोहम्मद मुइजू बना है इस समय, ये मोहम्मद सोली हार गए। 7 मिनट कैंसर ट्रीटमेंट, एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, बहुत बड़ा एक मेडिकल साइंस में काम हुआ है इंग्लैंड में। यही क्वेश्चन है, 7 मिनट कैंसर ट्रीटमेंट, ये टेक्नोलॉजी जो है कहां पर आई है कैंसर के लिए? इंग्लैंड में काम हुआ है इसके ऊपर। 7 मिनट कैंसर ट्रीटमेंट इंग्लैंड में वर्क हुआ है इस पर। कैंसर ट्रीटमेंट में इम्यूनोथेरेपी की एक दवा दी जाती है, एटेजोलिजुमैब। एटेजोलिजुमैब एक दवा है कैंसर ट्रीटमेंट में, वीन्स में देते हैं, नसों में देते हैं ये दवा। तो इसका जो टाइम स्पैन है 30 मिनट से लगभग 1 घंटे। तो अभी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है इंग्लैंड में, कोई रिसर्च हुई है, 7 मिनट के अंदर वो असर होगा। ऐसा कुछ रिवॉल्यूशनरी काम इन लोगों ने किया है कि 7 मिनट के अंदर वो है इंपैक्ट होगा दवा का। काफी बड़ा कोई इलाज बता रहे हैं 7 मिनट कैंसर ट्रीटमेंट। क्वेश्चन ये बनेगा कि 7 मिनट कैंसर ट्रीटमेंट कहां पे, किस कंट्री में आया ये? इंग्लैंड। पेशेंट्स के ऊपर यूज करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ट्रायल वगैरह शुरू कर दिए हैं। तो एंटी कैंसर जैब जो कि ट्रीटमेंट टाइम लगभग 3/4 का कम कर देगा। नेशनल हेल्थ सर्वे इंग्लैंड यहाँ पे हुआ है। गवर्नमेंट फंडेड, पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम है ये, 7 मिनट कैंसर ट्रीटमेंट प्रोग्राम। एटेजोलिजुमैब ये दवा दी जाती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अभी प्रेजेंटली ये दवा दी जाती है इम्यूनोथेरेपी के लिए, जिसमें ये समय लगता है। 7 मिनट ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हैं ये। तो क्वेश्चन केवल यही है कि 7 मिनट ट्रीटमेंट का अगर क्वेश्चन आ जाए, कैंसर ट्रीटमेंट इंग्लैंड में हुआ ये काम, यही क्वेश्चन इंग्लैंड में हुआ। और ये एटेजोलिजुमैब जो दवा है, रोश कंपनी है, रोश कंपनी बनाती है इसको बनाती है कंपनी रोश। ठीक है, चलो यहां तक रखते हैं। अब कल 7:30 फिर इसके आगे कहानी, कल 7:30 इसके आगे कहानी। तो अभी 3 क्लासें प्लान की हैं, जरूरत पड़ेगी तो और क्लास हम उसके हिसाब से कर लेंगे, वो आप चिंता नहीं करिएगा। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। अब आप मुझे एक चीज फीडबैक ये बता दीजिए, करंट अपडेशन जो आप चाह रहे थे वो इसी तरह से चाह रहे थे या आप कोई और चीज सोच रहे हैं? करंट अपडेशन जो आपकी डिमांड थी, कुछ समय से मैंने बोला था मैं कराऊंगा, तो ज्यादा चीजें याद हो पा रही हैं? ज्यादा चीजें याद हो पा रही क्लास के साथ साथ? कम टाइम में कवरेज ज्यादा लग रहा है या नहीं लग रहा? कुछ और अप्रोच दिमाग में, कुछ और आप सोच रहे हैं तो मुझे बता दीजिए। मुझे पीडीएफ तो मैं दूंगा, अभी मैंने बता दिया आपको, पीडीएफ में हमेशा प्रोवाइड करता हूँ, उसकी चिंता ना करें। ठीक है चलो क्लास, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मैंने बताया युवराज 3 क्लास में मैक्सिमम हो जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आध क्लास हम देख लेंगे। मुझे लगे कि मान लो कुछ क्वेश्चन कराना है या मुझे कुछ और ऐड करना है, 3 क्लास में लगभग हो जाएगा। एक ही क्लास में इतना हो गया। क्वेश्चन मैंने पिछली बार तो कराए थे रोहित, टाइम थोड़ा मैं देख लूं, ऐसा ना हो जाए सिर्फ करंट में आप रह जाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाकी टॉपिक भी कर लो पहले। सिर्फ करंट को बहुत ज्यादा टाइम देने, मेरे दिमाग में है कि बहुत ज्यादा क्लासेस होंगी, आप देखोगे तो वो टाइम आपको फिर वो ना हो। 3 क्लासेस में तो ये है कि जो 3 महीने का डाटा गैप है वो पूरा कर लूँ मैं। क्वेश्चन वगैरह आप डिमांड अगर करोगे तो करा देंगे, जो देखना चाहे वो देखना। अभी फिलहाल मैंने 3 क्लासेस प्लान की हैं, जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।